जनाब, अली इमरान का किरदार बहुत ज़बरदस्त किरदार है। मैं नहीं समझता कि जासूसी अदब में इससे अच्छा किरदार कोई मौजूद होगा, और इब्न सफ़ी से अच्छा राइटर भी कुछ नहीं है। इब्न सफ़ी ने 2 किरदार जासूसी अदब में तख्लीक़ किए थे, एक अली इमरान और एक कर्नल फरीदी। आजकल लॉकडाउन है तो मैं आपको अच्छे अच्छे नावल्स भी दे रहा हूँ। मासूम दरिंदे के नाम से इमरान सीरीज़ का एक नावल मेरे चैनल सर अमीन एप्टेकिंग और एंटरटेनमेंट विद अमीन में मौजूद है। ज़्यादातर अमीन एजुकेशन में मौजूद है, और अब ये सर अमीन एप्टेकिंग और अमीन एंटरटेनमेंट में मौजूद होगा। ज़्यादातर नावल ऐसे एंटरटेनमेंट के चैनल में आया करेंगे, लेकिन अभी चूँकि उसके सब्सक्राइबर कम है, इसलिए ये भी अमीन एजुकेशन और सर अमीन एप्टेकिंग पे भी ये नावल डाल देता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों और दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त किरदार है अली इमरान का। सिगरेट सर्विस का चीफ़ है, लेकिन दुनिया के सामने बहुत मासूम सा बेवकूफ़ सा बना रहता है। उसका एक हफ्शी मुलाजिम जोसेफ भी है और एक नौकर सुलेमान भी है। अली इमरान की अपने बाप सर रहमान से नहीं बनती, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो की चीफ़ है, लेकिन वो भी नहीं जानते कि अली इमरान उनसे ज़्यादा बड़े हैमेदार यानी सिगरेट सर्विस का चीफ़ है। क्योंकि सिगरेट सर्विस के चीफ़ को सब लोग X2 के नाम से जानते हैं, और X2 कौन है किसी को नहीं पता। अब हम आते हैं मौजूदा कहानी की तरफ। तस्वीर की बात, जज़ीरा मुबार के मशरक़ी साहिल पर वो बड़ी किश्ती कहीं दिन से नज़र अंदाज थी, एक मामूली सी किश्ती। ऐसी लातादाद किश्तियाँ जज़ीरा मुबार के दूसरे साहिलों पर भी नज़र अंदाज होंगी, लेकिन इस किश्ती की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराने वाला भारी भरकम और खौफनाक कुत्ता था, जो हर वक्त अर्श पे बैठ कर अपनी लाल ज़ुबान बाहर निकाल कर हाँफता रहता था। और कोई बहरी परिंदा भी इस किश्ती की करीब से परवाज़ करता तो वो कुत्ता चीखना शुरू हो जाता, जैसा कि उस परिंदे ने उस कुत्ते की तौहीन की है। इन इतराब में फ़िलवक्त एक ही किश्ती नज़र अंदाज थी। यूँ भी मशरक़ी साहिल ज़्यादातर वीरानी रहता था। यही वजह थी कि इससे आबादी से दूर था और इस तरफ माही गिरी भी नहीं होती थी। लेकिन ये कोई ममनुआ इलाका तो था नहीं कि इस किश्ती को मुकामी लोग शोबे की नज़र से देखते, क्योंकि अक्सर तन्हाई पसंद सैय्यद भी अपनी किश्तियाँ इसी साहिल से लाकर लगा दिया करते थे। इस किश्ती पर इस खौफनाक कुत्ते के अलावा 3 आदमी भी थे। इनमें से जब भी कोई कुत्ते के करीब से गुजरता तो उसे भी कुत्ते की गुर्राहट सुननी पड़ती, और वो आवाज़ देकर गोया उसकी और अपनी शनासाई के हवाले से मुतमईन करने की कोशिश करता। सूरज गरूब हो चुका था और समंदर की तरफ चलने वाली नम आलूद नमकीन हवाएं अपने साथ किसी लांच की आवाज़ भी मुंतशिर कर रही थी। देखते देखते एक छोटी सी लांच किश्ती के करीब आकर रुकी और उस पर से एक आदमी किश्ती पर जा चढ़ा। कुत्ते की गुर्राहट फिर सुनाई दी, लेकिन इन तीनों में से किसी एक ने आवाज़ देकर के चुप करा दिया। लॉन्च से उतरने वाला किश्ती के केबिन में दाखिल हुआ। एक सफ़ेद फॉर्म गैर मुल्की था। किश्ती के तीनों आदमी मामूली से खादमों के अंदाज में अपने हाथ उस गैर मुल्की के आगे बांधे खड़े थे। ये तीनों देसी थे, लेकिन रवानी से इंग्लिश बोल सकते थे। सब तमाम तैयार है, गैर मुल्की ने कहा। यस बॉस, एक ने भर्राई आवाज़ में कहा। तुम कुछ सुस्त नज़र आ रहे हो, गैर मुल्की से घूरता वाला। नहीं तो बॉस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आसपास कोई अजनबी तो दिखाई नहीं दिया। नहीं बॉस। ठीक है, गोश्त लाओ, गैर मुल्की ने कहा। वो आदमी केबिन की किसी गोशी से एक बड़ा बर्तन उठा लाया, जिसमें कच्चे गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े पड़े थे। गैर मुल्की ने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक चपटी सी शीशी निकाली, और जो किसी सुर रंग के सलूशन से भरी हुई थी। शीशी का टकटा अलग करके उसने सारा सलूशन गोश्त के बर्तन में उलट दिया। फिर उनमें से एक ने आगे बढ़कर दोनों हाथों से गोश्त के टुकड़ों को मसलना शुरू कर दिया। कुत्ते को लाओ, गैर मुल्की ने दूसरे आदमी से कहा, और तीसरे से बोला, तुम लंगर उठा दो और कश्ती को ब्लैक पॉइंट की तरफ ले चलो। इस दौरान में कुत्ते की हल्की हल्की गुर्राहट मुसलसल सुनाई दे रही थी। अब तो अपने हाथ साफ करके स्क्रीन लगा दो, गैर मुल्की ने उस आदमी से कहा, जो गोश्त के टुकड़ों को मुसलसल मसल रहा था। कुत्ता अंदर लाया गया। वो अब भी गुर्राया चाह रहा था, लेकिन जैसे उसकी नज़र गोश्त के बर्तन पर पड़ी, गुर्राहट का सिलसिला ख़त्म हो गया। फिर वो गोश्त के टुकड़ों पर टूट पड़ा था। गैर मुल्की उस आदमी की तरफ मुतवज्जो हो गया, जो सामने वाली दीवार पर सफ़ेद स्क्रीन फिक्स कर रहा था। कुत्ता गोश्त चट करने में मसरूफ़ था। अब तुम प्रोजेक्टर पर रील चला दो, गैर मुल्की ने उस आदमी से कहा, जो कुत्ते को केबिन में लाया था। इतने में किश्ती भी हरकत में आई। वो साहिल छोड़ चुकी थी और अब इसका रुख शुमाल की जानिब हो गया था। सामने वाली दीवार पर स्क्रीन फिक्स होने के बाद गैर मुल्की उस आदमी की तरफ मुड़ा, जो प्रोजेक्टर पर फिल्म की रील चला रहा था। ऐसा मालूम हो रहा था जो केबिन में बैठ कर के कोई फिल्म देखेंगे। कुत्ते ने जल्दी गोश्त के टुकड़ों का सफाया कर दिया। इसकी गुर्राहट कतई तौर पर मालूम हो चुकी थी। अब फिल्म चलाओ, गैर मुल्की ने कुत्ते को तशवीश वाली निगाहों से देखते हुए कहा। केबिन में अंधेरा हो गया और प्रोजेक्टर की स्क्रीन रोशन हो गई।
ये तो जज़ीरे मुबारक का लॉन्ग शॉट था और आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक पॉइंट नामी साहिल आता जा रहा था। जब ब्लैक पॉइंट से बस्ती की तरफ जाने वाली सड़क का मंजर था। फिर सड़क से कैमरा एक गली में मुड़ गया और वो इमारत दूर दूर तक फैली हुई थी। इसके बाद एक बड़ी सी इमारत का क्लोज़अप आया और 1 मिनट तक स्क्रीन पे चलता रहा। फिर एक आदमी की गैर मुतहर्रिक तस्वीर का क्लोज़अप इतनी देर तक नज़र आता रहा। इसके बाद फ़िल्म ख़त्म हो गई। मज़ीद 3 बार यही फ़िल्म दिखाई दी गई। फिर केबिन में रोशनी होते ही कुत्ता भी किश्ती भी ब्लैक पॉइंट साल से चला गई। कुत्ता बिल्कुल खामोश था। इस दौरान हल्की सी भी गुर्राहट नहीं सुनाई दी थी। ब्लैक पॉइंट का ये हिस्सा जहाँ किश्ती लंगर हुई थी बिल्कुल तारीख था और आसपास कोई दूसरी किश्ती भी नहीं थी। गैर मुल्की ने कुत्ते का पट्टा पकड़कर उठाया। वो खामोशी से उड़ गया। ऐसा मालूम होता था जैसे कभी किसी पर गुर्राया ही ना हो। पट्टा पकड़ते ही वो अर्श पर लाया और गो कहकर पट्टा छोड़ दिया। कुत्ते ने किश्ती से खुशकी पे छलांग लगे और अंधेरे में दौड़ता चला गया। जी, तस्वीर की मौत का पार्ट 2 आप इसका काइंडली पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। तस्वीर की मौत पार्ट 1। अब इसके बाद सिलसिला क्या हुआ, दूसरी सुबह पूरे जजीरे में सनसनी फैल गई थी और रॉजर्स स्ट्रीट में तो कोई कदम ही नहीं रख सकता था। पुलिस ने चारों तरफ से इसकी नाकाबंदी कर रखी थी। खसूसियत से ब्रोजन लॉज के सामने पूरे जजीरे में पाई जाने वाली पुलिस की गाड़ियां मौजूद थीं। ब्रोजन लॉज में पिछली रात एक गैर मुल्की सफ़ीर का मेहमान प्रोफेसर मैक्स मार डाला गया था। इसके साथ ही इस इमारत में इसकी बेटी रोज़ा मैक्स मुकीम थी। दोनों हाल ही में सयाहत की गर्ज से आए थे और गैर मुल्की सफ़ीर ने इनके क़याम का इंतज़ाम जजीरा मोबार में किया था। प्रोफेसर इमारत से बहुत कम निकलता था, लेकिन रोज़ा मैक्स एक सैलानी लड़की थी और ज़्यादातर बाहर ही रहती थी। पिछली शाम घर से बाहर निकलते हुए रोज़ा ने प्रोफेसर को बाखैर आफियत छोड़ा था। मुबारक ख़ानदान में रात के खाने पर मद्दू थी। बहुत थोड़े अरसे में रोज़ा ने मुबारक में कई दोस्त भी बना लिए थे। इनमें लड़कियों की तादाद ज़्यादा थी। वो इनसे आके रस्म और रिवाज से मुतालिक मालूमात हासिल करके अपनी डायरी में याददाश्त तहरीर करती रहती थी। वापसी 10 बजे से पहले ना हो सके। इमारत में सन्नाटा छा गया। प्रोफेसर मैक्स 8 बजे तक खाने वगैरह से फारिग होकर मुलाजमीन को छुट्टी देता था और वो अपना घरों को चले जाते थे। रोज़ा को फाटक खुला हुआ मिला और उसकी दाने से प्रोफेसर ने सदर दरवाज़ा भी खुला ही रहने दिया था। इससे कबल भी कई बार ऐसा हो चुका था। वो 8 बजे के करीब अपने घर वापस आई थी और इसने हमेशा दरवाज़ा खुला हुआ पाया था। बहरहाल पिछली रात भी कुछ मामूल से हटकर महसूस नहीं हुआ था। इसने कंपाउंड का फाटक बंद किया। वह इमारत में दाखिल होकर सदर दरवाज़ा भी बंद कर दिया था और अपने बेडरूम की तरफ चल पड़ी। फिर जब वो प्रोफेसर की ख्वाबगाह के करीब पहुंची तो उसने देखा कि प्रोफेसर फर्श पर चित पड़ा था और उसके चारों तरफ खून ही खून था। ठोरी के नीचे नरखरा गर्दन से बाहर निकला हुआ था। मुकामी पुलिस को वो अपना बयान दे चुकी थी और इसे करीबी की एक दूसरी इमारत में मुंतकिल कर दिया गया था। प्रोफेसर की लाश जहाँ थी वहाँ पड़ी थी। मरकज़ी महकमे सुराख रसानी के बाद शोबों के माहिरीन अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे थे। ये केस गैर मुल्की सफारत खाने से ताल्लुक़ रखता था, इसलिए मुख्तलिफ़ किस्म की कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा एहतियात बरती जा रही थी। रोज़ा को पड़ोसियों ने हाथों हाथ लिया तो इसका गम बटाने की कोशिश करने लगे थे, लेकिन मखमूम तो नहीं मालूम हो रही थी। फिर किसी की ज़ुबान से निकली गया, बड़े दिल गुर्दे की लड़की है, बाप इस तरह मारा गया और इसकी पेशानी पर शिकन तक नहीं। ग़ालिबन इसके इसी रवैये पर कैप्टन फयास इन लोगों तक जहाँ पहुँचा था जिनके यहाँ उसने पिछली रात का खाना खाया था। वो शाम 6 बजे से पौने रात 10 बजे तक हमारे साथ रही थी। साहिब खाना ने सुबर फयास को बताया। सुबर फयास आपको बताता चलो अली इमरान का बड़े अच्छे दोस्तों में से भी था और SSP है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में, लेकिन जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इमरान से मदद लेता है। दोबारा नावल पे आते हैं। इसके रवैये में कोई ख़ास बात आप लोगों ने महसूस की? सुबर फयास ने सवाल किया। जी नहीं, कतई नहीं। वो मामूल के मुताबिक खुश व खुर्रम थी जहाँ मिला। भला लड़की के बारे में पूछगछ के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचा कि वह खासी सोशल किस्म की लड़की थी। फयाज ने फ़िलहाल लड़की से बराह रास्त कुछ मालूम करने की कोशिश नहीं की। इसने ये भी महसूस किया कि मुतल्लका सफारत खाने के ज़िम्मेदार लोग नहीं चाहते कि लड़की से इस सिलसिले में पूछगछ की जाए। शाम तक उसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल गई जिसके मुताबिक प्रोफेसर की मौत 8 और 10 बजे के दरमियान वाक़ई हुई थी। वो किसी दरिंदे का शिकार हुआ था। दरिंदे ने इसकी गर्दन दबोची थी और नरखरा बेच लिया था।
फैयाद ने एक बार फिर सफारत खाने से रब्ता किया और जैसे गुफ्तगू के दौरान मैंने फर्स्ट सेक्रेटरी को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मुतला किया, दूसरी तरफ से अजीब तरह की घटी घटी सी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, फैयाद ने माउथ पीस में कहा। क्या लाइन डेड हो गई? हेलो हेलो। लेकिन दूसरी तरफ अब सन्नाटा था। लाइन डेड नहीं हुई थी और ना रिसीवर के टेबल पर रखा गया था। फैयाद ने सिलसिला मुंतकिल कर दिया। चल मैं कुछ सोचता रहा, फिर लापरवाही से शानों को चुंबश दी और घर जाने के लिए उठ गया। सुबह से जजीरे मुबारक में झक मारता फिर रहा था, दोपहर का खाना तक नसीब नहीं हुआ था। घर की तरफ जाते हुए रास्ते में एक जगह रुककर उसने इंस्पेक्टर सुमरो को फ़ोन किया और उसे हिदायत दी थी कि जजीरे में ठहर कर लड़की की निगरानी करें, लेकिन इंस्पेक्टर सुमरो ने बताया कि सिफारत खाने वाले लड़की को वहाँ से ले गए। तुम भी वापस आ जाओ। फैयाज़ ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। फैयाज़ ने एक ड्रग स्टोर का फ़ोन इस्तेमाल किया था। रिसीवर रखकर वो वापसी के लिए मुड़ा ही था कि गैर मुतवक्का ज़हनी झटके से दो चार होना पड़ा। सामने इमरान खड़ा हेमखाना अंदाज में जल्दी जल्दी पल के छुपका रहा था। तुम्हें करार नहीं है? फैयाद दांत पेच कर बोला। मैं सिर्फ ये पूछने के लिए रुक गया था कि तुम कॉल अपने दफ्तर से नहीं कर सकते थे। तुमसे मतलब, और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? ज़रा आहिस्ता इमरान बखला कर चारों तरफ देखता हुआ बोला। दुकानदार को मालूम ना होना चाहिए कि आजकल मर्दों का पीछा मर्द ही कर रहे हैं। हटो सामने से। फैयाज उसे एक तरफ हटाकर बढ़ता हुआ बोला। दुकान से बाहर आकर चिल्लाट गला। मैं अपनी गाड़ी की तो बढ़ा ही था कि अचानक किसी ख्याल के तहत फिर रुक जाना पड़ा। इमरान आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए करीब आया। मुझसे कुछ भी ना मालूम कर सकोगे, फैयाद ने सर्द लहजे में कहा। गालिबन तुम्हारा इशारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरफ है। ज़ाहिर है, फैयाद ने जवाब दिया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जजीरे मुबारक में चीते और भेड़िए नहीं पाए जाते। क्या मतलब? फैयाद ने पूछा। इसलिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सिरों से बकवास है। वो तो तुम्हें रिपोर्ट का इल्म हो चुका है तुमसे पहले ही। अपने महकमे की कार्रवाई पर नाश करने वाले ऑफिसर उल्लू कहलाते हैं, इमरान ने कहा। बदतमीज़ी नहीं, फैयाद ने कहा। वो तो क्या करीब तरक्की होने वाली है। बोर मत करो। दिन भर थकने के बाद घर वापस जा रहा हूँ और मैं देखूँगा तुम्हें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इल्म क्यों कर हुआ। घर पहुँचे तुम्हें फिर भागना पड़ेगा, इसलिए मुनासिब ये होगा कि रात का खाना मेरे साथ किसी होटल में खा लो। क्या मतलब? फैयाद ने पूछा। यार फैयाज, आखिर तुम हर बात का मतलब क्यों पूछने लगते हो? तुमके मतलब भी समझ में नहीं आता। इमरान ने कहा। जानू में जाओ, फैयाज ने कहा और अपने गाड़ी में जा बैठा। कुछ दूर चलने के बाद हुक्मनुमा आईने पर नज़र पड़ी। बेशुमार गाड़ियाँ पीछे आ रही थी। वो फैयाद ने बुरा सा मुँह बनाकर सर को चुंबे दिया और घर की जानिब रवादा भरा। वैसे उलझन में ज़रूर पड़ गया था क्योंकि इमरान की पेशन गोइयाँ कभी गलत नहीं साबित होती थी। उसने उस वक्त यही कहा था कि घर पहुँच कर तुम्हें फिर भागना पड़ेगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मुतालिक उसे सिफारत खाने से ही मालूम हुआ होगा। ख़ुद उसके महकमे से किसी किस्म की मालूमात हासिल करना आसान नहीं, फैयाद ने सोचा। घर पहुंचकर इमरान की कॉल की तस्दीक हो गई जब ये मालूम हुआ कोई अहम इत्तला आई है, लेकिन फैयाज़ की अदम मौजूदगी की बिना पर फ़ोन के नंबर बताकर हिदायत कर दी गई है कि जैसे वो घर पहुँचे इस पर रिंग करे, और यह नंबर उसी के महकमे के एक डायरेक्टर का था। फैयाद ने मेज़ पर खाना लगाने को कहा था। खाने से पहले डायरेक्टर को फ़ोन नहीं करना चाहता था। खाना खाते वक्त एक बार फिर इमरान पर शिद्दत से गुस्सा आया। अगर इमरान के पास कोई है इत्तला है तो उसे सस्पेंस में रखने की क्या ज़रूरत थी। जैसे तैसे खाना ख़त्म करने ने फ़ोन पर डायरेक्टर के नंबर डायल किया। डायरेक्टर मौजूद नहीं था, अलबत्ता फ़ोन पर उसे इसका रिकॉर्ड किया हुआ पैगाम सुनाई दिया गया, जिसके मुताबिक सिफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी को भी कुछ देर कबल इसी तरह हराक कर दिया गया जिसने पिछली रात जजीरे मुबारक में प्रोफेसर हार्डमैक्स मारा गया था। पैगाम में आखिर में कहा गया था कि कैप्टन फैयाज़ फर्स्ट सेक्रेटरी की रिहाइशगाह पर पहुँचे। रिसीवर पर क्रेडिट पर रखकर फैयाद ने बुरा समूह बनाया। ये मैं आपको बताता चलूँ, जिस ज़माने में नावल लिखे गए थे 70s के डेगे में, ज़ाहिर है उसमें मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, तो बहुत पुराने नावल हैं लेकिन बड़े मज़ेदार हैं। फर्स्ट सेक्रेटरी की लाश देखकर प्रोफेसर मैक्स की लाश यूँ ना याद आ जाती, जबकि उसका नर खराबी गर्दन से बाहर निकला हुआ था। दफतन फैयाज़ चौंक पड़ा। ठीक उसी वक्त उसके शोबे के एक डायरेक्टर ने भी उसकी जानिब तवज्जो दिलाई, जिसे फैयाज़ देखकर चौंका था। शायद वो हादसे से पहले किसी को फ़ोन कर रहा था। जी हाँ, रिसीवर में से नीचे लटक रहा था, लेकिन वो डायरेक्टर से ना कह सका। शायद फ़ोन पर आखिरी गुफ्तगू उसने ख़ुद उसी से की थी। उसे अच्छी तरह याद था कि जब अपने फर्स्ट सेक्रेटरी को फ़ोन पर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मुतालिक इत्तला दी थी तो दूसरी तरफ से चंद घटी घटी आवाज़ों के अलावा और कुछ नहीं सुन सका था। और सबसे अजीब बात यह है कि दोनों केस बड़ी रिजम्बलेंस रखते हैं, डायरेक्टर ने कहा। जी हाँ, फैयाद ने एक बार फिर लाश को घूर के देखते हुए कहा। तुम नहीं समझे? जी, फैयाज़ बोला। वो भी 8 बजे से इमारत में तना थे। 7:45 पर सारे घर मुलज़िम आदमी को छुट्टी दे दी थी। वो दोनों
लाश वाले कमरे से बाहर आ गए। उस वक्त फिंगरप्रिंट सेक्शन का अमला वहाँ मसरूफ़ करता। प्रोफेसर की लाश कहाँ है? शायद सफ़ीर की क़यामगाह पर। इस सिलसिले में सफारत खाना वालों का रवैया मुश्तबा है। क्यों? वो लोग नहीं चाहते कि उससे किसी किस्म की पूछताछ की जाए। तो फिर तुमने इस सिलसिले में क्या किया? कुछ भी नहीं जनाब, प्रोफेसर की लड़की मेरी पहुंच से बाहर है। कतई नहीं, मैं अभी देखता हूँ। मेरा ख्याल है कि आप नहीं देख सकेंगे प्लीज़। पोस्ट से आवाज़ आई, दोनों चौंक मुरे। पीछे इमरान खड़ा था। मैं गलत नहीं कह रहा। इमरान सर हिलाकर बोला। डायरेक्टर तो खामोश रहा, लेकिन फैयाद ने ना खुशगवार लहजे में बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बहुत देर से सफ़र कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि किस इस्तक़ाक़ की बिना पर यहाँ मौजूद हो? क्या इसके लिए डायरेक्टर जनरल की औलाद होना काफ़ी नहीं? डायरेक्टर के होठों पर बेख्तियार किस्म की मुस्कुराहट नमूदार होते होते रह गई। शायद वो बड़ी मुश्किल से अपनी संजीदगी बरकरार रखने में कामयाब हुआ था। अपनी ज़ुबान डायरेक्टर ने अभी तक रोक रखी थी। यहाँ से चले जाओ, फैयाज़ ने सख्त लहजे में कहा। इमरान की कोट की अंदरूनी जेब से कार्ड निकालकर फैयाज़ के चेहरे की तरफ कर दिया। माई आइडेंटिटी सर। फैयाज़ ने कार्ड उसके हाथों में झपट लिया। क्या है, मैं भी देखूं? डायरेक्टर बोला और फैयाज़ ने इमरान को घूरते हुए कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। डायरेक्टर ने कार्ड पर नज़र पड़ के कहा, तो आप वजारत ख़ारजा के नुमाइंदे की हैसियत से? जी हाँ। घर से अखराज के बाद सारे मामला ख़ारजा होकर रह जाते हैं। इमरान ने कहा। तो फिर आप क्या चाहते हैं? रोज़ा मैक्स को फ़िलहाल नज़रअंदाज कर दिया जाए? आपकी राय के मुताबिक? जी नहीं सर, सुल्तान चाहते हैं। तुम्हारे सरपरस्त करीब रिटायर हो जाएंगे। फैयाज़ बोला। क्या बकवास है? डायरेक्टर उसे घूरता हुआ बोला। अपने काम से काम रखो। फिर वो इन्हें वहाँ छोड़कर आगे बढ़ गया। अफसरों की डांट खाए बगैर तुम्हारा खाना हज़म नहीं होता। इमरान हंसकर बोला। चले जाओ वरना सर तोड़ दूँगा। फैयाज़ ने गुस्से से कहा। ज़्यादा अकड़ोगे तो गालियाँ भी खिला दूँगा। तुमने सर सुल्तान का पैगाम पहुंचा दिया, अब दफ़ा हो जाओ। फैयाज़ ने कहा। एक बात का ख्याल रखना, जो प्रोफेसर की लाश के सिलसिले में नज़रअंदाज कर दी गई है, क्या मतलब? और वो कोई जानवर था तो अपने 2-4 बाल इस राज पर ज़रूर छोड़ कर गया होगा। फैयाज़ ने उसे गौर से देखा और कहा कि हाँ तुम सही कह रहे हो। और ये कहकर लाश वाले कमरे की तरफ मुड़ गया। पार्ट 2 एंड हो गया। ओके जी, तस्वीर की मौत का पार्ट 3, पार्ट 1 और पार्ट 2 अब देख लीजिएगा। पुरस्कार किश्ती फिश हार्बर के एक अलग थलग हिस्से में नज़रअंदाज थी। रात के सारे 8 बज चुके थे। इस किश्ती पर सफ़ेद फॉर्म गैर मुल्की के अलावा और कोई नहीं था, और गैर मुल्की भी अपने हुलिये से ना तो सफ़ेद फॉर्म मालूम होता था और ना गैर मुल्की। इसने घेरदार शलवार पहन रखी थी, लंबी सी कमीज़ और ऊनी टोपी में शुमाल मगरबी इलाके का कोई बाशिंदा मालूम होता था। चेहरे की रंगत भी असल के मुकाबले में कुछ दबी दबी सी लगती थी। वो किश्ती के अरशे पे खड़ा इस तरफ अंधेरे में आंखें फाड़ रहा था जैसे किसी का मुंतज़िर हो। कभी रेडियम डायल वाले रिस्ट वॉच पर भी नज़र डालता था। ठीक 8:45 बजे कुत्ते ने खुशकी से किश्ती पर छलांग लगाई और गैर मुल्की ओ बॉय कहता हुआ इसकी तरफ झपटा। फिर वो कुत्ते का पट्टा पकड़े वे उसे केबिन में लाया था। कुत्ता पानी की बाल्टी पर टूट पड़ा। वो इस तरह पानी पी रहा था जैसे कहीं दिन से प्यासा हो। गैर मुल्की ने प्रोजेक्टर से फिल्म की रील निकाली और इंजन की तरफ चल पड़ा। बॉयलर की भट्टी खोलकर इस फिल्म को आँख में झोंक दिया और वो बेख्तियार मुस्कुरा पड़ा। केबिन पर वापसी में उसने कुत्ते को बाल्टी के करीब बेखबर सोते पाया। कबोर्ड से एक बोतल और गिलास निकालकर वो वस्ती में इसके करीब आ बैठा। शराब नोशी आधे घंटे तक जारी रही। फिर एक छोटी सी लॉन्च किश्ती के करीब आकर रुकी और इस पर से 3 आदमी किश्ती पर मुंतकिल हुए। जैसे वो केबिन में दाखिल हुआ, गैर मुल्की उठ गया। वो तीनों मुदवाना खड़े रहे। मेरी रवानगी के बाद यहाँ से लंगर उठा देना। बहुत बेहतर जनाब। किश्ती के अरशे पे पहुंचकर वो लॉन्च में उतर गया और फ़ौरन ही लॉन्च पर राटे भरती हुई एक तरफ निकल पड़ी। वो तीनों केबिन में सोए हुए कुत्ते को बगौर देखते जा रहे थे। दफर ने एक आदमी चौंक कर बोला, लंगर उठा दो। अब कहाँ जाएंगे? राशिद जाने, तीसरे ने कहा। राशिद ने घूरता हुआ बोला, अपने काम से काम रखो यार, खफा क्यों होते हो? नहीं, कौमों का सवाल ना किया करो। जहाँ भी जाना होगा तुम्हें जाना ही पड़ेगा। बड़ा जान जोखम का काम है। क्या मतलब? राशिद की बाहें तन गई। अब मैं बच्चा भी नहीं हूँ कि इन बातों का लब ना समझ सकूँ। उसने सोए हुए कुत्ते की तरफ देख कर कहा। अख्तर इसे समझाओ। राशिद ने दूसरा आदमी से कहा, मुझे नहीं मालूम था कि इस किस्म के काम करने पड़ेंगे। तुम पागल तो नहीं हो गए हो राजू? अख्तर इसका छाना झुझोड़ कर बोला। मैंने आज के अखबार में शख्स की तस्वीर देखी थी
जिसे किसी दरिंदे ने मार लिया और शायद कल सुबह फिर कोई तस्वीर देखूं। राशिद हलक पाड़ कर धरा। चलने में उसे घूमता रहा, फिर सर्द लहजे में बोला, शायद रोटियां लग गई हैं। वो दिन याद करो जब तुम्हारे बच्चे फाके कर रहे थे और मैंने तुम्हारी मदद की थी। अब हर माह तुम्हारे घर 500 रुपये पहुँच जाते हैं, और उस ज़माने के 500 रुपये समझो आज के 5 लाख जैसे हैं। ठीक है बच्चों। राजू ने कुछ कहने के लिए होठ हिलाए थे कि अख्तर ने उसको आंख मारी। वो निचला और दांतों में दबाए दूसरी तरफ देखने लगा। आइंदा मैं इस किस्म के हवाले नहीं सुनना चाहता, राशिद ने कहा और इंजन की तरफ चला गया। बेवकूफ़ की बातों में क्या रखा है, अख्तर आहिस्ता से बोला, अब तो फंस ही चुके हैं, चलो लंगर उठाओ। कुछ ही देर बाद किश्ती हरकत में आ गई। इस वक्त वो तीनों इंजन रूम में थे। दफातन राशिद ने जाए लेकर कहा, मैं सोना चाहता हूँ, तुम किश्ती मुबारक की तरफ ले चलो। हाँ जाओ जाओ, अख्तर बोला। शिद्दत से गुस्सा आ जाए तो बाद में थकानी मालूम होती है। राशिद ने उसे तेज़ नज़रों से देखा, लेकिन कुछ कहे बगैर इंजन रूम से चला गया। दरवाज़ा बोल्ड कर दो, अख्तर ने राजू से कहा। ऐसा मालूम होता था जैसे वो कुछ कहने के लिए बेचैन है। अख्तर दरवाज़ा बोल्ड करके फिर उसके पास लौट आए। तुम्हारे भले को कह रहा था, कुत्ता कोई खबीस रूह मालूम होता है। पिछली रात तुमने फिल्म में जिस आदमी की तस्वीर देखी थी, उसकी तस्वीर आज के अखबार में भी छपी है। राजू कुछ ना बोला। अख्तर क्या चला, आज भी शायद कोई कांडनामा अंजाम देकर आया हो, तभी तो इस तरह बेहोश पड़ा है। मैं क्या बताऊँ, राजू बर्राइयाज ने बोला। इतना जानता हूँ कि अगर धरे गए तो फांसी के तख्ते से की सैर करनी पड़ेगी। मैं तुमसे मुतफिक नहीं हूँ, भला हम क्या जाने कुत्ता क्या करता फिर रहा है। हम तो एक मालबरदार कश्ती पर मुलाजिम है और बस ज़्यादा साल 2 साल के लिए जाएंगे। सवाल तो ये कि राशिद हमसे क्यों झूठ बोला था। हम तो उसे किसी बड़े स्मगलर का आदमी समझकर उसके झांसे में आ गए थे, लेकिन ये अंग्रेज़, तुमने देखा कैसा अजीब हुलिया बना कर आया था, कैसी रानी से पश्तो भी बोलने लगा था अंग्रेज़ होके भी। दफातन अख्तर चौक कर दरवाजे की तरफ देखने लगा, फिर अपने होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारे किया। ठीक उसी वक्त दरवाजे पे दस्तक हुई। राजू ने दरवाज़ा खोल दिया। राशिद सामने खड़ा इन्हें घूरने चाह रहा था, फिर वो इंजन रूम में दाखिल होकर एक तरफ खड़ा हो गया। क्योंकि नींद नहीं है, अख्तर ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, नींद? राजू ने मेरी नींद उड़ा दी। मैं माफ़ी चाहता हूँ राशिद भाई। जो मजलूम शक्ल बनाकर बोला। राशिद एक स्टूल पर बैठते बोला, भाई तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है कि मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम अभी मुलाजमत तर्क नहीं कर सकते। हर बॉस को तुम पर हल्का सा भी शोबे हो गया तो तुम्हारी लाश का भी पता नहीं चलेगा और साथ ही हम दोनों भी ख़तरे में पड़ जाएंगे। राजू कुछ ना बोला। अख्तर ने हंसकर कहा, मैं इसे ही समझा रहा था, हम धरे भी गए तो ज़्यादा 2-3 साल के लिए जाएंगे, क्योंकि हम इसके अलावा कुछ नहीं जानते कि इस कश्ती पर मुलाजिम है। पकड़े जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। राशिद पर पटक कर बोला। इसके चेहरे में जल रही थी। चलो मान लिया बाबा, राशिद ने। अख्तर ने सर हिलाकर कहा, जाओ सो जाओ। आदमी का जहन हर तरह की बातें सोच सकता है, जितना चाहे सोचते चले जाओ, लेकिन ज़ुबान बंदी रहनी चाहिए। अख्तर घूरते हुए बोला उन सबको। अस्सलाम वालेकुम। तस्वीर की मौत का पार्ट 4 है। आप पिछले पार्ट भी पढ़ें तब ये नावल सही समझ में आएगा। बहुत औसम नावल है इमरान सीरीज़ का। इमरान ने अभी तक नाश्ते की मेज़ नहीं छोड़ी थी। खुद नहीं खा रहा था, बल्कि दूसरों को खाता देखकर इस तरह खुश हो रहा था जैसे इनका खाया हुआ भी इसी के पेट में पहुंच रहा हो। और ये दूसरे जोसेफ और सुलेमान थे। जोसेफ के मुतालिक आपको बताता चलूँ कि एक सयाबची था जो इमरान का बड़ा वफ़ादार था, और सुलेमान उसका बोरची था। वो दोनों नाश्ता कर रहे थे और इमरान बड़े अदब से हाथ बांधे मेज़ के करीब खड़ा था। इन दिनों हफ्ते में एक बार यूँ भी होता था कि इमरान नाश्ता तैयार करके दोपहर का खाना पकाता, शाम की चाय बनाता और रात का खाना भी इन्हें खिलाए बगैर फ्लैट के बाहर कदम ना रखता था। इस दिन का नाम उसने यौम ख़दमत रखा था। जोसेफ को उसकी हरकत कतई पसंद नहीं थी, लेकिन मजबूरी। इमरान गर्दन पकड़कर उसे मेज़ के करीब बैठा देता और सुलेमान तो ठहरे हुक्म का गुलाम बड़ी सादतमंदी से मेज़ पर जम जाता था और निज़ाम सक्के की तरह हुक्मरानी शुरू कर देता था। दरिया और सुलेमान ने दलिए की काब की तरफ इशारा करके कहा, बहुत बेहतर जनाब। इमरान झुककर काब उठाता हुआ किचन की तरफ चला गया। तुम साला बेशरम हो। जोसेफ ने सुलेमान को आँख दिखाई। वो भाई तुझे साहब की खुशी एक आँख नहीं पाती, सुलेमान ने कहा। बॉस पर खुदा रहम करे, जोसेफ ठंडी सांस लेकर बोला। हफ्ते को इस पर नकूटों का साया हो जाता है। क्या ये तेरे मुल्क की कोई फिल्म स्टार है? ज़ुबान बंद करो, नकोटा 3 सरों वाला सांप है। सुलेमान कुछ कहने वाला ही था कि इमरान वापस आ गया। दलिया तो ख़त्म हो गया है जनाब अली। खैर कोई बात नहीं, सुलेमान ने लापरवाही से कहते हुए कहा। 3 सरों वाले सांप का क्या मतलब होता है? जोसेफ को टीक कर बोला। जोसेफ ने कहा, बस करो। फिर जोसेफ उठ ही गया। कॉफ़ी और उडेलू जनाब, इमरान ने बड़े अदब से कहा। मुझे माफ़ कर दो बॉस, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। इसके बाद वो वहाँ नहीं ठहरा।
बहुत नसीब है। सुलेमान ठंडी सांस देकर बोला, वो किस तरह जनाब अली, आप जैसे बड़े आदमी का आंखा बनना पसंद नहीं करता। कह रहा था कि हफ्ते को बॉस पर नेकोटा का साया हो जाता है। नेकोटा, जी हाँ, मैं समझा था कि शायद हॉलीवुड की किसी अदाकारा का नाम हो। इमरान ने कहा, तो फिर? कहने लगा, 3 सरों वाले सांप को कहते हैं। वो तो मैं खुद ही हूँ जनाब अली। अली इमरान शर्मीले लहजे में बोला, आपको कुछ और चाहिए? ग्रे रंग वाला सूट चाहिए, आज मैटरनिटी शो देखने जाऊँगा। बहुत बेहतर जनाब, मैं अभी प्रेस किए देता हूँ। कोट की जेब में 10 का एक नोट भी रख दीजिएगा। लेकिन मेरी जेब में तो इस वक्त सिर्फ 62 पैसे पड़े हैं जनाब, मुझसे उधार ले लीजिए। सुलेमान ने बड़ी फ़राक दिली से कहा, बहुत शुक्रिया जनाब, क्या मैं मेज़ साफ़ कर दूँ? ठीक इसी वक्त किसी ने बाहर से बेल का बटन दबाया। ज़रा देखिए तो कौन है? सुलेमान ने बुरा मुंह बना कर कहा, बहुत बेहतर जनाब। इमरान दरवाजे की तरफ बढ़ा, दरवाज़ा खोला और फिर जल्दी से बंद करके वो सुलेमान से कहा, कैप्टन फैयाज़ है जनाब। अरे बाप रे बाप, सुलेमान की हालत ख़राब हो गई और फिर वो किचन की तरफ भाग निकला। इमरान ने दोबारा दरवाज़ा खोलकर कैप्टन फैयाज़ को अंदर आने का कहा। कमरे में दाखिल होकर फैयाज़ ने उसे घूरती हुई नज़रों से देख कर कहा, कौन था? कोई भी नहीं, तुमने बड़े अदब से किसी को मेरे आने की इत्तला दी थी। अरे वो तो मेरे आज के साथ थे। क्या मतलब? सुलेमान साहब बकवास मत करो, मैं देखूँगा। घर हाजिर है सुबर फैयाज़, तलाशी के वारंट के बगैर भी तुम तलाशी ले सकते हो। फैयाज़ ने इसी पेशकश पर तकल्लुफ़ से काम नहीं लिया। फ्लैट का कोना कोना छान मार कर फिर निशेज़ के कमरे में आ बैठा। तुम खामखा वहम हो गया था। 10 हफ्ते में एक बार आवाम का खादिम बनने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बुढ़ापे में ड्यूटी करने का इरादा है। फ़िलहाल मेरे कब्ज़े में 2 अदद अमाम है, जोसेफ और सुलेमान। खिलाफ मामूल फैयाज़ के चेहरे पे उकताहट के ऐसा नहीं था। ऐसा मालूम होता था जैसे इमरान की बातों में बड़े खलूस से दिलचस्पी ले रहा हो। 2 तरह के आवाम सुन लो, इमरान ने फैयाज़ की तरफ देखते हुए कहा। सारी दुनिया में से 2 किस्म के आवाम पाए जाते हैं, सादतमंद और इजाज़ करने वाले आवाम। जोसेफ सादतमंद आवाम का नुमाइंदा है और सुलेमान इजाज़ करने वालों का। लिहाजा अभी मैं उसके लिए एक सूट प्रेस करूँगा क्योंकि आज वो शो देखने का इरादा रखता है। रात जोसेफ तो इसकी चमड़ी उधेड़ कर भी तुम्हें दिखा सकता हूँ। मैं मुंतज़िर हूँ कि तुम अपनी मांग ख़त्म करने का कब ऐलान करते हो। फैयाज़ मुस्कुरा कर बोला, सवाल बात का नहीं काम का है, इसके मुंतज़िर रहो कि काम कम ख़त्म होता है। क्या मतलब? अब दोपहर का खाना तैयार करूँगा, तुम चाहो तो दोपहर का खाना हम आम के साथ ही खा सकते हो। मैं नहीं समझा, हफ्ते को सुबह से रात तक आवाम की खिदमत करता रहता हूँ। वो तो कहो तुम आ गए, वरना इस वक्त सुलेमान मुझसे एक बार फिर कॉफ़ी के लिए पानी गर्म कर रहा था। दोपहर के खाने पर इसकी तनकीदें हों तो मेरी दावत कबूल कर लो। मैं समझ गया तुम क्या कर रहे हो। फैयाज़ हंसकर बोला, मजबूरी है जनाब, लीडली बहरहाल करनी है। आदमी कब बनोगे? फैयाज़ ने पूछा। यही सबसे मुश्किल काम है, इसलिए तो लीडरी की सोचिए। खैर ख़त्म करो, मैं बताने आ रहा हूँ कि तुम्हारा ख्याल दुरुस्त निकला। लाश के आसपास कुछ बाल मिले। स्टेब्लिश के रिपोर्ट के मुताबिक वो किसी कुत्ते के बाल हैं। इस इमारत में पाए जाने वाले किसी कुत्ते के भी हो सकते हैं। नहीं, वहाँ कुत्ते नहीं थे। और मुबारक की इमारत में भी कुत्ते नहीं थे जहाँ प्रोफेसर की लाश मिली। हाँ, वहाँ भी नहीं थे। जज़ीरे मुबारक की इस इमारत और यहाँ शहर में फर्स्ट स्ट्रीट की रहाइशगाह के दरमियान कितना फासला होगा? मैं नहीं समझा तुम क्या कहना चाहते हो। फैयाज़ उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, बस समझो कोई आवारा कुत्ता मालूम नहीं होता। इतना ही ख़तरनाक है तो इसकी निगरानी के लिए भी 2-4 आदमी साथ में होंगे। मैं इसके इम्कानात पर गौर करता हूँ, किए जाओ। अच्छा, मुझे इजाज़त दो, अभी कोफ्ते के लिए मिसाला भी इसमें तो मेरे साथ चलना होगा। नामुमकिन आवाम की इजाज़त हासिल के बगैर घर से कदम बाहर नहीं निकल सकता। मजाक किसी और वक्त पर उठा रखो, बहुत ज़रूरी है। मेरे आवाम, प्लीज़ इमरान, इन दोनों से इजाज़त दिलवा दो। क्यों बकवास कर रहे हो? यकीन करो, अपने बनाए हुए दस्तूर का पाबंद। हफ्ते में एक दिन इन्हीं दोनों की खदमत मैंने अपने ऊपर रख ली है। मेरी तरफ से इजाज़त है साहब, दफ़तन। सुलेमान ने कमरे में दाखिल होकर कहा। गालिबन वो छुप कर इन दोनों की बातें सुन रहा था। बाकी एक शर्त के साथ। शर्त भी है? इमरान ने कहा। जी हाँ, 10 रुपये आप मुझसे ज़रूर कर्ज लेंगे। मंजूर। अच्छा, मैं मिस्टर जोसेफ को भी बुला लो, अपने कमरे में बैठा रो रहा है। क्यों? उसे कुछ यकीन हो चला है कि आप? सुलेमान ने कहते हुए अपने कनपटी के करीब उंगली नचाई। बेचारे सादतमंद आवाम। इमरान का लहजा दरलाकना। चल मैं खामोश रहकर बोला, और वो मेरे बारे में ऐसा ख्याल रखता है तो फिर उससे नालायक की इजाज़त दरकार नहीं। मैं चल रहा हूँ फैयाज़। इस दौरान में कैप्टन फैयाज़ के चेहरे पर बेजारी के असरात नजर आने लगे थे। कुछ देर बाद फैयाज़ की गाड़ी किसी नामालूम मंजिल की तरफ उड़ रही थी। वो खुद ही ड्राइव कर रहा था और इमरान उसके बराबर ही खामोश बैठा चारों तरफ देख रहा था। आखिर सर सुल्तान की तरफ बराह रास्त इस किस्म की तजवीज़ क्यों नहीं आई? फैयाज़ कुछ देर बाद बोला, मेरा ख्याल है सर सुल्तान से इनकी है। रोज़ा में एक ज़्यादा 24 साल की होगी। इमरान ने ठंडी सल देकर कहा है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो?
सर सुल्तान की हिदायत के मुताबिक मैंने लड़की से बराह रास्त पूछगछ नहीं की, लेकिन उसने सफ़ीर को कुछ नहीं बताया। फैयाज़ ने कहा, सोरो फैयाज़, मैं तुमसे सिर्फ ये पूछा था कि कहाँ ले जा रहे हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? चलो कहीं तो ले जाओगे। फैयाज़ ने निचला होंठ दांतों में दबा लिया। इमरान उसे देखे जा रहा था। दादान संजीदगी इख्तियार करके बोला, अगर तुम मुझे किसी कार्रवाई शनाख्त के लिए ले जा रहे हो तो इस ख्याल से बात रहो तो तुम समझ गए। फैयाज़, हूँ सुन रहा हूँ, गाड़ी यहीं रोक दो। खूब, तो तुम्हें यकीन है कि रोज़ा मैक्स तुम्हें बचाने लेगी? कैप्टन फैयाज़, सर सुल्तान की हिदायत का मतलब ये था कि तुम महज ज़ाब्ते की कार्रवाई करते रहो। ये भी ज़ाब्ते की कार्रवाई है। रोज़ा मैक्स का कहना है कि एक मुकामी आदमी प्रोफेसर मैक्स से में आता जा रहा था, जिसका हुलिया पूरे शहर में से एकदम परफेक्ट होता है। सफ़ीर ने तुम्हें उसका हुलिया बताया? हाँ, और जब मैं वहाँ पहुँचूँगा तो रोज़ा कार्रवाई शनाख्त के लिए पहले ही से मौजूद होगी। बाकी तुम ठीक समझो। तो तुम सफ़ीर को मुतला करके मेरे पास आए हो कि किसी को शनाख्त कार्रवाई के लिए ला रहे हो? नहीं, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, बस तुम मेरे साथ हो गए। तो फिर तो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इमरान चखा, क्या मतलब? यार, हेमकों की बातों का भी कोई मतलब होता है? चलो जहाँ जी चाहे ले चलो, मुझे कोई इतराज़ नहीं। फैयाज़ उसे देखता रहा, फिर उसकी आंखों में तशवीश के असरात नज़र आने लगे। गाड़ी सफ़ीर की कैमगाह के बाहर फाटक पर पहुंची थी कि खुद सफ़ीर फाटक की तरफ आता नजर दिया। बदहवासी उसके चेहरे से जाहिर थी और सांस फूला हुआ ऑफिसर वो गायब हो गई। उसे देखकर वो दोनों गाड़ी से नीचे उतर आए। कब की बात है? फैयाद ने पूछा। अभी मैंने उसे बुलवाया, जहाँ मुकीम थी वहाँ नहीं मिले। कोई और भी था उसके साथ? 2 मुलाजिम, दोनों उसी इमारत में बेहोश मिले। और आप उसे हमारी तहवील में दे देते तो शायद ऐसा ना होता। फैयाद ने कहा, कुछ करो ऑफिसर, मैं बड़ी दुश्वारियों में पड़ गया हूँ। दोनों मुलाजिम कहीं इसी इमारत में? पता बताइए, हम खुद देख लेंगे। सुलेमान, सफ़ीर ने उसे पता लिखवाया और फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ गए। ये सफ़ीर है, फिल्मी वाले। इमरान पुरतशवीश लहजे में बोला, क्या मतलब? कुछ ने, मेरा वक्त बर्बाद कराते फिर रहे हो। ज़रा इस इमारत तक और चलो। अब इन दोनों नौकरों से भी सुन लें। कुछ देर बाद गाड़ी मॉडल टाउन की एक इमारत के करीब रुकी। सोबर फैयाज़, इमरान में दाखिल होने से पहले अपने किसी मातहत को फ़ोन कर दो। इमरान ने भर्राई आवाज़ में कहा, क्या मतलब? कायदे की बात बताइए। हूँ यहाँ फ़ोन कहाँ से करूँ? बता चुका हूँ, जाने में मोबाइल नहीं होते थे। अच्छी बात है, तो मुझे यहीं छोड़ जाओ। क्या कहना चाहते हैं कि इमारत में दाखिल होने ना होना तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं है। अच्छी बात है, मैं खुद ही देखता हूँ। तो तुम्हें इतना हैबंग नहीं सकता? क्या मतलब? कुछ भी नहीं। सफ़ीर साहब ने अजरा नात अपना आदमी तुम्हारे साथ नहीं भेजा। वो दोनों मुलाजमीन भी यहाँ बेहोश पाए गए थे। कम अज़ कम सफ़ीर की किसी आदमी की ज़ेरे निगरानी होना चाहिए था। हो सकता है कोई अंदर मौजूद हो। सफ़ीर साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी खैरियत? इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, इसलिए नाचीज़ का मशवरा है कि सीधे अपने ऑफिस जाओ और वहाँ से सफ़ीर को फ़ोन कर कहो कि इन दोनों मुलाजमीन को तुम्हारे ऑफिस भिजवा दे। फैयाज़ सोच में पड़ गया, फिर सर हिलाकर बोला, तुम ठीक कहते हो। गाड़ी दोबारा स्टार्ट हुई और आगे बढ़ गई। आखिर सुल्तान, फैयाज़ कुछ कहते रह गए। सुल्तान की बात ना करो। क्यों? मैं नहीं जानता कि उन्होंने तुम तक वो पैगाम क्यों भिजवाया था। हूँ, अच्छा। फैयाज़ पुरतफक्कुर लहजे में बोला, तो फिर मैं इन दोनों मुलाजमीन का बैग लेकर खामोशी से बैठा रहूँ। ज़हीन बच्चे माले की तह तक पहुँच जाते हैं, लेकिन तुम्हारे वालिद मेरी ज़िंदगी तल कर देंगे। सुल्तान का पैगाम इनके गोजोसार किया जा सकता है, जहन्नुम में जाए। फैयाज़ बना कर बोला, 2 रातों से नींद को तरसना। इमरान कुछ ना बोला। उसकी नज़रें बार बार उकबनुमा आईने की तरफ उठ रही थी। फैयाज़, अगले मोड़ से निकालो गाड़ी। क्यों? मोड़ो मोड़ो। फैयाज़ ने एलो इज्जत के बगैर इसके मशवरे पर अमल कर देगा। सारी बदले गिन के लेना है। अब अगली गली में मोड़कर दूसरी तरफ निकल लो। ओह, फैयाज़ खुरनुमा आईने में नज़र डालते हुए बुड़बुड़ाया, ताक़ुफ़ फ़िक्र ना करो, चले चलो। गली से निकल कर वो दूसरी तरफ पड़ा। खुरनुमा आईने में नीले रंग की फॉक्सवैगन अब भी नज़र आ रही थी। अब क्या ख्याल है? ताक़ुफ़ का सिलसिला सफ़ीर की कोठी से शुरू हुआ था। अब देखना है कि तुम वुल्फ़ॉर्म हो या मैं रक्श कमर हो, लिहाजा मुझे टुप टिप के करीब उतार देना। इससे क्या होगा? यार, अकल इस्तेमाल करो। तुम्हारा ताक़ुफ़ मकसूद होता तो सफ़ीर की कोठी तक पहुँचने से पहले गाड़ी दिखाई देती। अच्छा, समझ गया। इमरान कुछ नहीं बोला। नीली गाड़ी ताक़ुफ़ करती रही। टिप टॉप के करीब फैयाद ने गाड़ी रोक दी। फॉक्सवैगन आगे बढ़ती चली गई। कुछ दूर जाकर वो भी रुकी थी। इमरान गाड़ी से उतरकर फुटपाथ पर खड़ा होकर फैयाद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। यूँ वैगन जहाँ थी वहीं खड़ी रही। इमरान ने सर को खफीफ से चुम्बेश दी और क्लब के कंपाउंड में दाखिल हो गया, लेकिन उसका रुख इमारत के बजाय पार्किंग शीट की तरफ था। एक सतून की ओट में रुककर फाटक की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद नीली काली कंपाउंड में दाखिल हुई। इमरान इस पोजीशन में था कि इमारत के सब दरवाजे वाले सिंक के अलावा और किस तरफ से भी नहीं देखा जा सकता था। गाड़ी से उतरकर खैर मुल्क की हिप्पी
सदर दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान उसे देखकर चौंका, फिर मायना खैस मुस्कुराहट उसके चेहरे पर नमूदार हुई। आहिस्ता आहिस्ता वो सदर दरवाजे के करीब पहुंचा। हिप्पी थोड़े ही फासले पर खड़ा शायद डाइनिंग हॉल में बैठे लोगों का जायजा ले रहा था। इमरान ने तवील सांस ली और आगे बढ़कर ऐसी हरकत पर बैठा जिसे मामूली अकल वाला कोई सुराग रसा भी हिकमत अमली तस्लीम करने पर तैयार न होता। उसने हिप्पी से मुदवाना पूछा कि आपको गाइड की ज़रूरत है। हिप्पी ने उसे गौर से देखा और पुरमसर्रत अंदाज में उछल पड़ा। तुम गाइड? उसकी चहकती हुई आवाज़ पर हॉल के दूसरे लोग भी मुतवज्जो। जी हाँ जनाब, मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था तुम खुद ही मुझ से मिल बैठोगे। इमरान का बाजू पकड़कर गर्मजोशी का मुजाहरा करते बोला, आओ पहले कुछ खा पी ले मेरे दोस्त, तुम मेरी खुशी का अंदाज़ा नहीं कर सकते। वो उसे खींचता हुआ एक काली मेज़ की तरफ ले आया। बैठो बैठो, ऐसा मासूम चेहरा मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। इमरान किसी सादतमंद बच्चे की तरह उसके कहने पर अमल कर रहा था। हिप्पी ने वेटर को बुलाकर कॉफ़ी और सैंडविच का ऑर्डर दिया। मैं सिर्फ चाय पीता। इमरान शर्मीले लहजे में बोला, अच्छा इनके लिए चाय ले आओ। वेटर के चले जाने के बाद मैं इमरान के हाथ पर हाथ मारकर बोला, बहुत दूर से तुम्हारा ताक़ुब करता चला आ रहा था। मेरा ताक़ुब? इमरान ने हमखाना अंदाज में मज़ीद कुछ कहने की कोशिश की। हाथ उठाकर बोला, पहले मेरी बात सुनो, मुझे कैसे चेहरे की तलाश थी? ऐसे चेहरे की? हाँ, इतनी मासूमियत मैंने किसी मर्द के चेहरे पर नहीं देखी। दुनिया की बेहतरीन अक़वाम से मेरा रब्ता रहा है, लेकिन तुम? इमरान किसी ना तजुर्बेकार लड़की की तरह शर्माता रहा। और हिप्पी का जोश और इस तरह बढ़ता जा रहा था। कुछ कहते कहते रुककर इसने अपना निचला होठ दांतों में दबा लिया और इमरान को शौक नज़र से देखता रहा। इमरान सर झुका बैठा रहा। आखिरकार हिप्पी ने मेज़ पर हाथ मारकर कहा, मैं तुम्हारे फ़ायदे की बात कहूँगा। मेरे फ़ायदे की? हाँ, पहले ये बताओ कि क्या करते हो? इमरान ने कहा, आजकल तो बेकार हो, उससे पहले कमीशन एजेंट था। किस चीज़ की एजेंसी थी? ये ना पूछो, बता दो, शर्म आती है। शर्म की बात? बताओ, शायद इससे बेहतर कोई काम तुम्हारे लिए तलाश कर सकूं। इमरान ने कहा, दरअसल मैं पुलिस यूनिफॉर्म वो पुरमतवक्किल लहजे में बोला, आम लोग अच्छी नज़रों से नहीं देखते ऐसे लोगों को, इसलिए तो बताते हो, शर्म आती है। खैर खैर, तो मेरी तजवीज़ सुनोगे तो उछल पड़ोगे। इतने में वेटर तलब की भी अशिया ले आया। इमरान चायदानी की तरफ मुतवज्जो हो गया था। अब ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इससे कबल की सारी गुफ्तगू उसके लिए बेमायनी हो गई है। जल्द से जल्द प्याली में चाय उंडेल कर पीना चाहता हूँ। मैं तुम अपने बारे में बताना चाहता हूँ। हिप्पी ने सैंडविच पर सॉस लगाते हुए कहा, ज़रूर ज़रूर, मैं हॉलीवुड के एक बहुत बड़े फिल्मी इदारे का नुमाइंदा हूँ। ओ, तब तो तुमने सूफिया लाहौरी को भी करीब से देखा होगा। इमरान चक्कर बोला, क्यों नहीं क्यों नहीं, कैसी लगती है? इमरान ने शर्म आलू नदीदेपन का मुजाहरा करते हुए पूछा। अब इसमें क्या रखा है? हिप्पी ने बेजारी से कहा। हाँ जनाब, तस्वीर की मौत का 5वां पार्ट। इमरान ने हिप्पी से पूछा, सूफिया लाहौरी कैसी रखती है? हिप्पी ने बेजारी से कहा, उसमें क्या रखा है? नहीं, ऐसा ना कहो, वो हमेशा मुझे अच्छी लगती रहेगी। क्या तुमने उससे करीब से देखना चाहते हो? मेरा मुकद्दर कहाँ? तब तो तुम सचमुच मेरी तजवीज़ सुनकर उछल पड़ोगे। अरे तो बताओ ना, इमरान ने कहा। हमारा इदारा अमन के मौजू पर एक फ़िल्म बनाना चाहता है, लिहाजा इसके लिए हमें एक मासूम चेहरे की तलाश थी, और तुम उस सारा चेहरा वाकई मासूम है। सचमुच? इमरान बेहद खुशी का इजहार करते हुए बोला। हाँ, और अब तुम मुझे बताओ, क्या ये पेशा अपने लिए मुनासिब समझते हो? हाय, मैं तो बचपन से फिल्मी हीरो बनने के ख्वाब देखता हूँ। बस, तो मैं तुम्हारे मुताबिक तस्वीरों की एक रील तैयार करके पहली फ़्लाइट से हॉलीवुड भिजवा दूँगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, कहीं तुम नशे में तो नहीं हो मेरे दोस्त? हिप्पी ने कहकर आया चलना में हंसा रहा, फिर बोला, अभी तुम्हें यकीन आ जाएगा। थोड़ी देर बाद हिप्पी ने वेटर को तलब करके बिल की कीमत अदा की और वो दोनों उड़कर बाहर आए। गाड़ी के करीब पहुंचकर हिप्पी ने इमरान के लिए अगले नशिस्त का दरवाज़ा खोला, फिर दूसरी तरफ से ख़ुद भी बैठकर इंजन स्टार्ट करने लगा। मुझे अपने घर ले चलो। ज़रूर ज़रूर, लेकिन आजकल मेरे हालात बहुत ख़राब हैं। 2 माह से अपने मुलाजमों को तनख्वाह नहीं दे सका, इसलिए मुझे इनकी खिदमत करनी पड़ती है। क्या मतलब? इनके लिए खाना और नाश्ता तैयार करना पड़ता है। जब तक तनख्वाह अदा ना करो, इन सीधा ज़िंदगी बसर होगी। क्या ये तुम्हारे मुल्क का कानून है? उसने इमरान से पूछा। नहीं, ये बस आपस में समझौते की बात है। फितरतन भी मासूम ही लगते हो। हिप्पी हंस कर बोला, बहरहाल इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हारे घर चलूँगा। रील तैयार करनी है ना, कुछ तस्वीरें वहाँ भी लूँगा।
किस कदर हिचकिचाहट जाहिर करने का इमरान इस पर तैयार हो गया। फ्लैट बंद था, शायद सुलेमान जोसेफ को भी बेगाकर अपने साथ कहीं ले गया था। एक कुंजी इमरान की जेब में भी मौजूद थी, लेकिन वो मायूस अंदाज में सर हिलाकर बोला, मुझे बेहद अफसोस है मिस्टर, वो दोनों किसी तरह निकल गए। कोई बात नहीं, कहीं और चलते हैं। पीने का वैसे उसने इमरान को फ्लैट के दरवाजे के करीब खड़ा करके एक बार फिर कैमरा चलाया था। फिर वो दोबारा नीचे आया और हिप्पी ने सड़क की दूसरी जानिब से बिल्डिंग की तस्वीर भी ली। बड़ी अजीब बात है। क्या मतलब? इतना कुछ हो गया, लेकिन अभी तक तुमने ना अपना नाम बताया ना मेरा नाम जानने की कोशिश की। नामों में क्या रखा है मेरे दोस्त? हिप्पी बोला, नाम ही तो एक दूसरे से बहुत दूर कर देते हैं। तुम मैं हूँ और मैं तुम हूँ। क्या हम अब फिल्म से फ़लसफ़े के दौर में दाखिल हो रहे हैं? इमरान ने चौंक कर पूछा। ख़त्म करो, चलो बैठो गाड़ी में। तुम मुझे विलियम कह सकते हो, मैं इमरान हूँ। दोनों ने हेमोको की तरह हंसते हुए हाथ मिलाया और गाड़ी में बैठ गए। अब तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के पास ले चलो, हिप्पी ने इमरान से कहा। अगर ज़माना चाहते हो तो किसी बैंकर के पास ले चलो। गर्लफ्रेंड बेचारी सिलसिले में क्या कर सकेगी? हिमाकत की ज़रूरत नहीं है, लड़कियों के साथ तुम्हारा रवैया भी फिल्माना चाहता हूँ, हिप्पी ने कहा। मेरा सिरे से कोई रवैया नहीं होगा, अलबत्ता लड़कियों का रवैया साउंड ट्रैक के बगैर समझ में नहीं आता। मैं नहीं समझा, हिप्पी ने पूछा। गालियाँ देती हैं अगर गरीब से भी गुजर जाऊँ। फिर भी मैं देखना चाहता हूँ, हिप्पी ने बोला। मुझे आज तक किसी लड़की ने लिफ्ट ही नहीं दी, इमरान ने कहा। हालांकि बड़े हैंडसम हो, इमरान ने कहा। शुक्रिया, शर्मा कर इमरान बोला। अच्छी बात है, चलो मैं तुम्हें एक लड़की के पास ले चलता हूँ। कितनी देर में दोस्त बन जाएगी? तुम्हारी अपनी सलाहियत पर मुनहसर है। इसका एहसान मुझ पर होगा तो फिर तुम्हारा ज़ाया ना करूँ। क्यों? लड़की के करीब पहुँचते ही मेरी ग्रामर बहुत कमज़ोर हो जाती है। लड़कियों से डरते हो? इमरान ने शर्मा कर सर झुका लिया। मैंने सुना था कि तुम्हारे मुल्क में अब भी शर्मीले औरतें पाई जाती हैं, लेकिन तुम शायद उनसे भी ज़्यादा शर्मीले हो। मुझे यकीन है कि पहले फिल्मी स्टार बन जाओगे। मगरिब की लड़कियाँ तुम पर जान देती हैं, तब तो मुश्किल है। क्या मुश्किल है? लड़कियों की बात ना करो, कमाल है। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से साहिल इलाके की तरफ चली जा रही थी। बिलाखिर एक इमारत के सामने रुकी। उतरो, हिप्पी बोला। इमरान खुशी से उतर गया। हिप्पी उसे इमारत की तरफ धकेलते हुए बोला, चलो यहाँ एक ऐसी लड़की रहती है जो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। वो देखो दोस्त, इमरान हाँफ कर बोला। हिप्पी ने कहका लगाया और उसे धकेलता हुआ इमारत की तरफ बढ़ने लगा। कॉल बेल का बटन दबाने पर किसी ने अंदर से दरवाज़ा खोला। दोनों तवील रहदारी से गुजर कर एक कमरे में दाखिल हुए। दरवाज़ा खोलने वाला भी हिप्पी की तरह सफ़ेद फॉर्म था और उसके अंदाज से ज़ाहिर होता था जैसे हिप्पी के मुकाबले में कमतर हैसियत रखता हो। हिप्पी ने उससे कहा, लड़की को लाओ। वो चला गया और इमरान ने पूछा, कौन सी पीते हो? अभी मेरी शादी नहीं, इमरान शर्मा कर बोला। क्या मतलब? हमारे यहाँ कुंवारे शाज़ो नादिर ही पीते हैं, शादी के बाद अलबत्ता कानून गलत करने के लिए पीनी पड़ती है। बकवास मत करो दफ़ातन। हिप्पी का लहजा बदल गया। अच्छी बात है, इमरान ने सादतमंदी में सर को चुम भेज दी। क्या तुम मुझे हेमक समझता? हिप्पी उसे घूरता हुआ बोला। मेरे अलावा इस भरी दुनिया में तुम्हें एक भी हेमक नहीं मिलेगा, इमरान ने गमनाक लहजे में कहा। दफ़ातन एक लड़की कमरे में दाखिल हुई, लेकिन इमरान पर नज़र पड़ते इस तरह लटक गई जैसा गैर मुतवक्का हालात का सामना करना पड़ा है। हिप्पी उससे देखकर उठा नहीं था। वो कभी इमरान की तरफ देखता और कभी लड़की की तरफ। दफ़ातन किसी कटकने कुत्ते की तरह गौर रहा। क्या ये आदमी प्रोफेसर से मिलता था? नहीं तो। वो बरजस्ता बोली। तुम झूठ बोल रही हो, हठधर्मी का कोई इलाज नहीं है, लड़की ने लापरवाही से कहा। तुमने ही हुलिया बताया था। मैंने कहा था कि खूबसूरत सा नौजवान था, लेकिन ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ लगता था। हिप्पी ने कहा, पुलिस इन्फॉर्मर है। तो फिर मैं क्या करूं? लड़की ने कहा। इमरान हैरत से मुंह फाड़े कभी रोज़ा मैक्स की शक्ल देखता था और कभी हिप्पी की। तुम बोलो दफ़ातन। हिप्पी रिवॉल्वर निकाल कर उसका रुख इमरान की तरफ करते हुए बोला, क्या तुम इस लड़की को पहचानते हो? मेरे ख्याल से मैं किसी पागल के चक्कर में पड़ गया। इमरान ने खौफज़दा लहजे में कहा। मेरे साल का जवाब दो। तो मैं पहले बता चुका हूँ कि लड़कियाँ मुझे मुंह लगाना पसंद नहीं करती। मेरी किसी लड़की से दोस्ती नहीं है, लेकिन तुम ये किस्सा निकाल बैठे। तुम पुलिस इन्फॉर्मर हो, हिप्पी ने कहा। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, और इस वक्त भी पुलिस ऑफिसर की गाड़ी से उतरकर टिपटॉप ऑफिस में दाखिल हुआ था। इमरान ने कहा। तो इसी ऑफिसर के लिए तुम प्रोफेसर मैक्स से मिलते? तो प्रोफेसर मैक्स, इमरान को सोचता बोला, कहीं ये नाम सुना तो है। ओ मेरा खुदा, ये वो लड़की है क्या? मतलब हाँ, तुमने भी किसी रोज़ा मैक्स का नाम ही लिया था? हाँ, तो फिर तुम इस ऑफिसर को इसी लड़की की तलाश थी। तुम इत्मीनान से गुफ्तगू कर रहे हो जैसे यहाँ से ज़िंदा वापस आ सकोगे। क्या मतलब? इमरान की आवाज़ की कपकाट फितरी मालूम होती थी। तुम यहाँ से ज़िंदा वापस नहीं जा सकते अली इमरान, और ना मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो। तो वो फिल्म वाली कंपनी वाली बात बकवास बंद करो। अच्छा, रिवॉल्वर जेब में रख लो, मुझे इससे बहुत डर लगता है। सोफिया लारेंजा जहन्नुम में, इमरान ने कहा। किलाट। हिप्पी ने रिवॉल्वर को रुख इमरान की तरफ किए हुए किसी को आवाज़ दी।
रोज़ा मैक्स बुरा सा मुँह बनाते हुए छत की तरफ देख रही थी, लेकिन हिप्पी की आवाज़ पर दरवाजे की जानिब मुतवज्जो हो गई। वही आदमी कमरे के अंदर दाखिल हुआ जिसने कुछ देर कबल रोज़ा मैक्स को कमरे में पहुँचाया था। इस आदमी के हाथ पाँव बंद हैं। मैं नहीं समझ सकता, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इमरान ने हिप्पी से कहा। प्रोफेसर किसका मेहमान था? हिप्पी ने कहा और हाथ उठाकर इमरान को रोक दिया। उस आदमी को रोक दिया जो इमरान की तरफ बढ़ रहा था। सुनो दोस्त, मैं किसी प्रोफेसर से वाकिफ़ नहीं हूँ और इस लड़की को भी मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या गलत है? तुम CID के डायरेक्टर जनरल के बेटे हो, ये बिल्कुल दुरुस्त है। और तुम एक ख़तरनाक आदमी हो, बिल्कुल गलत है। अलबत्ता आवारा ज़रूर हो, इसलिए बाप से ताल्लुकात ख़राब हो गए। मैं जानता हूँ। बस तो फिर ये खेल ख़त्म करो। पुलिस ने रोज़ा मैक्स से किसी किस्म की पूछगछ क्यों नहीं की? पुलिस इन्फॉर्मर्स इन लोगों को इतलात फराहम करता है, इनके राजों से वाकिफ़ नहीं होता। इतनी अकल तो तुम भी रखते हो। तो फिर अब मैं तुम्हारा क्या करूँ? हिप्पी झुंझला कर बोला। बहुत देर बाद कोई अक्लमंदी की बात की। ऐसे ही औकात में दूसरों के लिए भी काम करता हूँ, लेकिन मुआवजा मामूली नहीं होता। और तुम ये मालूम करना चाहते हो कि पुलिस ने रोज़ा मैक्स से किस किस्म की पूछगछ नहीं की, तो मैं इस सिलसिले में तुम्हारी मदद कर सकूँगा। मुझे याद आ गया। क्या है? शायद इसी गैर मुल्की का किस्सा है जिसे मुबारकी की इमारत में किसी दरिंदे ने ख़त्म कर दिया था। रोज़ा और हिप्पी दोनों इमरान को घूर रहे थे। कुछ देर खामोशी रही, फिर हिप्पी दूसरे आदमी से बोला, लड़की को ले आओ। रोज़ा बुरा सा मुंह बनाते हुए खुद ही दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हाँ, बात करो। मैं क्या करूं? बात तो तुम्हें करनी चाहिए, इमरान ने कहा। नहीं, तुम बस बताओ कि मुझे इस सिलसिले में तुमसे क्या कहना चाहिए। हिप्पी उसकी आंखों में देखकर बोला, तुमने मेरी सारी खुशियाँ खाक में मिला दी, इमरान ने रोते हुए कहा। इमरान के चेहरे पर गैर गम के तासुर थे। देखो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना करो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम जो कुछ भी जानते हो मैं उसकी तरदीद नहीं करूँगा, इमरान बदस्तूर खतरनाक लहजे में बोला। लेकिन ये हकीकत है कि मैं अपनी मौजूदा ज़िंदगी तंग आ गया हूँ, तब्दीली चाहता हूँ। लेकिन तुमने भी मुझे धोखा दिया, मुझे फांसने के लिए इस किस्म का ख्याल फैला बैठे। फजूल बात ख़त्म करो, हिप्पी चीख कर बोला। अब नहीं बोलूँगा, जो चाहे कर लो। तो मुझे बताओ कि प्रोफेसर मैक्स हकीकतन किसका मेहमान था? 2000 रुपये लूँगा और 2 दिन में बताऊँगा कि किसका मेहमान था। बकवास बंद करो। तुम आदमी हो ज़ुबान चलाने की मशीन, मैं दूसरों को मार देने की मशीन भी हूँ। अच्छी बात है, तो फिर फायर करो, बैठ जाओ, वरना सचमुच करो फायर। इमरान धड़ा गया। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया? तुम अव्वल दर्जे के गधे हो, इमरान ने उस हिप्पी को कहा। तुम्हें धमकाना भी नहीं आता। बकवास बंद करो, फायर करो। इमरान फिर चीखा। बैठ जाओ। नहीं बैठूंगा, तुम फायर करो। मेरी बात सुनो। हिप्पी आंखें निकाल कर बोला, हरगिज़ नहीं, अब 2 लाख में भी तुम्हारा काम नहीं करूँगा। ठीक इसी वक्त कमरे में एक और आदमी दाखिल हुआ, जैसे देखते हिप्पी बुखलाकर खड़ा हो गए। ये की हरकत है, रिवॉल्वर जेब में रख लो, आने वाले ने सर्द लहजे में कहा। हिप्पी ने खौफजदगी का मुजाहरा करते हुए उसके हुक्म की तामील की। इमरान नए आने वाले को तवज्जो और दिलचस्पी से देख रहा था। कुछ अजीब सा हुलिया था उसका। था तो गैर मुल्की, लेकिन सर और चेहरे पर नाम को भी बाल नहीं थे, भवें तक सफ़ेद थी। मुझे अफसोस है मिस्टर रन। इमरान बैठ जाओ। इमरान हैरानी से उसे देख रहा था। और तुम बाहर जाओ, आने वाले ने हिप्पी को मुखातिब करके सकलेचे में कहा। वो चुपचाप कमरे से चला गया। मेरा नाम डेविड बक्सर है, बड़ी खुश हुई मिलकर, इमरान ने उठकर उससे मुसाफा करते हुए कहा। क्या तुम मुझे बताओगे कि किस तरह तुम्हें यहाँ लाया था? क्यों नहीं? और फिर उसने पूरी कहानी सुना दी। मैं तुमसे मिलना चाहता था, डेविड बक्सर ने तवील सान लेकर कहा, लेकिन इस तरह नहीं, बदतमीज़ ने घटिया हरकत की और घटिया तरीका इख्तियार किया, इसके लिए मैं माजरत हूँ। कोई बात नहीं, सब चलता है, इमरान हंसकर बोला। मैं तुम दोनों की तो ये सुनता रहा हूँ, तुम वाकई बहुत दिलेर आदमी हो। कोई ख़ास दिलेर में नहीं हूँ, बस इसकी हरदर्मी पर गुस्सा आ गया था। खैर, मैं कोशिश करूँगा कि इसका ज़ाला हो जाए। सवाल तो ये है कि मैं 1 मिनट, डेविड बक्सर हाथ उठाकर बोला। पहले मेरी बात पूरी सुन लो। अच्छी बात है। सिगरेट? नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता, इमरान ने कहा। खैर, तो मैं कह रहा था, सबसे पहले जहन नशीन कर लो कि प्रोफेसर मैक्स या सफारत खाने के फर्स्ट सेक्रेटरी की अमवात का ताल्लुक हमारी ज़ात से नहीं है। चलो तस्लीम कर लिया। रोज़ा मैक्स से भी सिर्फ इतना मालूम करना चाहते थे कि प्रोफेसर हकीकतन किसका मेहमान था, लेकिन वो नहीं बता सकी। इमरान ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि मैं इस बारे में जानता हूँ, अलबत्ता मैं कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 2000 रुपये। मेरी तरफ से 4000 की पेशकश है मिस्टर अमली। इमरान, और 2 दिन की मोहलत है। मंजूर। दूसरी बात, रोज़ा मैक्स को मुतल्ला लोगों तक पहुँचाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। इसके लिए मज़ीद 1000 दूँगा, यानी मजमूई तौर पे 5000। इमरान ने खुश होते हुए कहा। 5000 और 2500 में तो मैं अभी दे सकता हूँ, लेकिन रोज़ा को तुम कहाँ पहुँचाओगे? सफारत खाने में? नहीं। कैप्टन फैयाज़ यानी कि ऑफिसर जिस केस की तफ्तीश कर रहा है वो भी नहीं। तो फिर तुम उसे अपने बाप रहमान के पास ले जाओगे और उनसे कहोगे कि डेविड बकनर की तरफ से माजरत के साथ
या तुम्हें जानते हैं? हाँ, या मिस्टर रहमान के अलावा मुझे और कोई नहीं जानता। अच्छी बात है, तो निकालो जल्दी से 2,500। तुम यही ठहरो, मैं अभी आया। इमरान कमरे में तना रह गया। छत की तरफ देखकर उसने आंख मारी और आहिस्ता आहिस्ता सर खुजाने लगा। थोड़ी देर बाद डेविड बक्सर आया, रोज़ा मैक्स उसके साथ थी। 2,500 नोटों की गड्डी इमरान की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, और वो गाड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हो जो बाहर खड़ी है। ये मैं आपको बताता चलूँ, ये जिस ज़माने की कहानी है उसमें 2,500 रुपये बहुत होते थे। नोट लेकर इमरान ने कोट की अंदरूनी जेब में रखे और चेहरे पर गहरे तफक्कुर के असरात पैदा करके बोला, फिर वो गाड़ी कहाँ वापस की जाए? गाड़ी भी तुम ही रख लो, बहुत बहुत शुक्रिया। 2 दिन बाद तुमसे किस तरह रब्ता कायम किया जा सकेगा? ज़ाहिर है मुझ पर इस हद तक तो बात ना कर सकोगे कि इसी में इमारत में बैठे रहो। तुम बहुत समझदार हो अली इमरान। वो इमरान के शाने पर हाथ मार कर बोला, चलो अब मुझे कहाँ जाना होगा? रोज़ा ने लापरवाही से कहा। मैं बताऊँगा। और बाहर निकले। नीली फॉक्सवैगन अब भी वहीं मौजूद थी जहाँ पहले खड़ी थी। कुंजी भी गाड़ी में ही लगी हुई थी। वो गाड़ी में बैठे इमरान ने इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी आगे बढ़ गई। रोज़ा ने कुछ कहने के लिए होठ खुली थी कि इमरान ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। उसकी नज़र वो खुबनुमा आईने की तरफ थी। जब अच्छी तरह इत्मीनान हो गया कि ताक़ुब नहीं किया जा रहा, तो इसने गाड़ी एक जगह रोकी और होठों पर उंगली रखकर एक बार फिर रोज़ा को खामोश रहने की ताकीद करता हुआ नीचे उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा इतनी एहतियात से बंद किया कि आवाज़ ना होने पाए। इंजन बंद नहीं किया। रोज़ा की जानिब का दरवाज़ा खुलकर उसे भी नीचे उतरने का इशारा किया। उसे घूरती हुई गाड़ी से उतर आई। फिर गाड़ी वहीं छोड़कर इमरान उसे पैदल ही एक जानिब ले चल रहा था। तुमने गाड़ी का इंजन बंद नहीं किया? रोज़ा कुछ दूर चलने के बाद सख्त लहजे में बोली, फिक्र ना करो, चलती रहो, वरना फिर किसी दूसरी मुसीबत में पड़ोगी। मैं किसी से नहीं डरती। क्या मैंने तुम्हें इससे रकम वसूल करते नहीं देखा? इत्मीनान से बताऊंगा। फ़िलहाल मुझसे किसी मसले पर उलझने की कोशिश ना करो। मुझे किसी मसले की परवाह नहीं। चलो कहाँ चलते हैं? अभी बताता हूँ। दूसरी तरफ सर पड़ा निकले थे या जल्द उनको एक खाली टैक्सी मिल गई। बस चलते रहो। बहुत अच्छा है, रोज़ा बोली। अगर तुमने मुझे पहचान ली थी तो पता है क्या होता है? इमरान ने रोज़ा से कहा। मुझे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। वैसे मुझे एहसास था कि उसने मेरी आंखों में शहनाई सही की हल्की सी झलक देगी तो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन मैं तुमसे ये ज़रूर पूछूंगी, तुम मेरे बाप से क्यों मिलते रहते? प्रोफेसर से मेरी बहुत पुरानी जान पहचान थी। आने से कबल इन्होंने जिब्राल्टर से मुझे ख़त लिखा था, लेकिन डैडी ने मुझे तुम्हारे मुतालिक कभी नहीं बताया। मुझे अफसोस है कि प्रोफेसर की बेटी होने के जो तुम प्रोफेसर को नहीं जानती। क्या मतलब? प्रोफेसर गैर ज़रूरी बातें नहीं करते थे। तुम भला उनके कितने जानने वालों से वाकिफ़ हो? रोज़ा कुछ ना बोली। इमरान ने थोड़ी देर बाद पूछा, तुम इन लोगों के हाथ क्यों लगी थी? मैं नहीं जानती इस इमारत तक कैसे पहुँची। पिछली रात जिस इमारत में सोई थी वही दूसरी इमारत थी। इस इमारत में तुम्हारे अलावा कौन था? तस्वीर की मौत का पार्ट 6 आपको तब सही समझ में आएगा कि आप बाकी भी पार्ट देखें। अली इमरान के करैक्टर पर मुश्तमिल बड़ा औसम नावल है जनाब ये। ओके जी, कहानी पार्ट 5 में जहाँ पे एंड हुई थी, इमरान कहता है रोज़ा से, प्रोफेसर गैर ज़रूरी बातें नहीं करते थे। तुम भला इनके कितने जानने वालों से वाकिफ़ हो? रोज़ा कुछ ना बोली। इमरान ने थोड़ी देर बाद पूछा, तुम इन लोगों के हाथ क्यों लगी थी? मैं नहीं जानती कि इस इमारत तक कैसे पहुँची। पिछली रात जिस इमारत में सोई थी वो कोई दूसरी इमारत थी। इस इमारत में तुम्हारे अलावा कौन था? 2 मुलाजिम थे और मैं भी थी। रोज़ा ने कहा कि अपने सफ़ीर अपने ख़ानदान वालों के साथ तुम्हें नहीं रख सकता था, क्या फ़र्क पड़ता है? रोज़ा ने बुरा सा मुँह बनाकर शानों को जुम्बश दी। कुछ देर खामोश रहकर फिर बोली, मुझे नहीं मालूम कि डैडी यहाँ क्यों आए थे। इन लोगों की बातों से अंदाज़ा हुआ कि वो सफ़ीर के बजाय किसी और के मेहमान थे। ये तो इन्होंने मुझे भी नहीं बताया। इमरान भर्राई हुए आंसू बोला, रहमान साहब के मेज़ पर रखे हुए इंस्ट्रूमेंट में से 1 की घंटी बजी। इन्होंने रिसीवर उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से बोलने वाली की आवाज़ सुनकर इनकी पेशानी पर शिकने पड़ गई। क्या बात है? इन्होंने सख्त लहजे में कहा, जो लोग रोज़ा मैक्स को लेकर आए थे मेरे तवस्सुत तक आप तक उसे पहुंचाना चाहते हैं। कौन लोग ले गए थे? क्या डेविड बकनर नामी किसी शख्स से वाकिफ़ हैं? क्या बकवास है? मैंने तुमसे रोज़ा मैक्स के अगवा कुनगान के बारे में पूछा था, वही अर्ज़ कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, डेविड बकनर नामी एक शख्स ने से मेरे हवाले करके आप तक पहुँचाने की दरख्वास्त की थी। तुम कहाँ से बोल रही हो? यहीं से मतलब ये है कि शहरी से लड़की इस वक्त आए मेरे साथ है, उसे कैप्टन फैयाज़ के हवाले करके यहाँ आ जाओ। ये नामुमकिन है। आप तक पहुँचाने के एवज़ डेविड बकनर ने मुझे 1000 रुपये दिए। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? यकीन कीजिए इस वक्त मुबलिक 2500 रुपये मेरी जॉब में मौजूद है। एक और काम के एवज़ मुबलिक 4000 रुपये तय हुए हैं। मैं घर जा रहा हूँ, फ़ौरन वहीं पहुँचो। रहमान साहब ने कहकर रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। ऑफिस से निकले और वो गाड़ी में पहुँचे और इन्हें घर तक पहुँचने में 7 या 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे थे।
फाटक के करीब एक टैक्सी नज़र आई जिसमें इमरान गैर मुल्की लड़की के साथ बैठा हुआ था। रहमान साहब की गाड़ी देखकर चौकीदार ने फाटक खोल दिया और रहमान साहब इमरान को अंदर आने का इशारा करते हुए गाड़ी कंपाउंड में लेते चले गए। आज वो खुद ही कार ड्राइव कर रहे थे, चाहे ड्राइवर छुट्टी पे था। हमने तो साहब को पहले ही बता दिया था अंदर आ जाओ। चौकीदार इमरान की तरफ देख कर के गए, या फिक्र ना करो, सब ठीक है। इमरान ने टैक्सी से उतरते हुए कहा, किराया अदा करके रोज़ा मैक्स को साथ लिए हुए कंपाउंड में दाखिल हुआ। कुछ देर बाद रहमान साहब लाइब्रेरी में बैठे उसकी खालू उधेड़ने के इम्कानात पर गौर कर रहे थे और इमरान मासूम सी सूरत बनाए, कभी उनकी तरफ दिखता था, कभी रोज़ा मैक्स की तरफ। लाओ वो रुपए निकालो, रहमान साहब ने उसे घूरते हुए कहा। इमरान की पूरी कहानी सुन चुके थे। इमरान ने नोटों की गड्डी जेब से निकालकर उनके कदमों में डालते हुए कहा, मेरी पहली कहानी बकवास बंद करो। इन्होंने गड्डी उठाकर मेज़ पर डालते हुए कहा, और वो गाड़ी कहाँ है? मैं उसे बहुत पीछे छोड़ आया हूँ। क्यों? इसलिए कि इसमें ट्रांसमीटर और सिनेमा दोनों ही खौफनाक चीज़ें मौजूद थी। अब अगर आप मुझे बता सकें प्रोफेसर मैक्स हकीकतन किसके मेहमान थे तो मैं मज़ीद 2500 रुपये भी वसूल कर लूँगा। रहमान साहब ने उसे खैर आलूद नज़रों से घूरते हुए देखा, फिर बोले, क्या वो वही गाड़ी थी जिसमें तुम्हारा और फैयाज़ का ताक़ुब किया गया था? जी हाँ, वही थी। फैयाज़ ने उसके नंबर नोट कर लिए थे। तलाश जारी है। अगर तुम इस गाड़ी और इस लड़की समेत पकड़े गए होते तो तुम्हारा क्या असर होता? कहाँ पकड़ा गया? रहमान साहब ने उसे घूरते हुए फ़ोन पर सर सुल्तान के नंबर डाल दिया और दूसरी तरफ से जवाब मिलने पर इमरान की मुख्तसर कहानी दोहराई। लड़की कहाँ है? दूसरी तरफ से कहाँ गया? यहाँ मौजूद है। इमरान ने उसके बारे में तुम्हें क्या बताया है? बस इतना ही जितना मैंने अभी तुम्हें बताया है। रहमान साहब बुरा मुंह बनाकर बोले, क्या नाम डेविड बकनर तुम्हारे लिए अहमियत रखता है? नहीं, मैं नहीं जानता कि वो कौन है। इन दोनों को मेरे पास भेज दो। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करोगे? किसका मेहमान था? रहमान साहब ने पूछा। हुकूमत का। दूसरी तरफ से आवाज़ आई और साथ ही सिलसिला मुनक़ता हो गया। रहमान साहब रिसीवर रखकर इमरान की तरफ मुड़े। क्या बताया? इमरान ने ऐसा कहा, इस लड़की को सर सुल्तान के पास ही ले जाओ। आपकी गाड़ी ले जाओ? नहीं, अब टैक्सी में बैठने की हिम्मत नहीं कर सकता, पता नहीं क्या चक्कर है। रहमान साहब कुछ ना बोले। इनकी आंखों में गहरी तशवीश के साथ थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, नोट यहीं छोड़ जाओ, मेरा खले नहीं है। खुदा की मना। इमरान बढ़ाया। हर तरफ से मुझे जानूम रसीद करने के चक्कर में डेविड बकनर, तो तुम मुझे उसका हुलिया तो बताओ। रहमान साहब बर्राई हुई आज में बोले, बिल्कुल ऐसा मालूम होता है जैसे एक बहुत बड़े अंडे पर आँख, नाक और दाना चिपका दिए गए हो। आवाज़ कुछ ऐसी है जैसे बकरा अंग्रेज़ी बोल रहा हो। क्या बकवास? यकीन कीजिए हमें तक साफ है। कौमियत टी और टी अंग्रेज़ों की तरह नहीं बोल सकता। रहमान साहब फिर किसी सोच में पड़ गए। फिर थोड़ी देर बाद बर्राई हुई आवाज़ में बोले, गिराज से स्टेशन में आकर निकाल लो। चलो। इमरान ने रोज़ा वैक से कहा। अब कहाँ चलूँ? दूसरी जगह। मैं अब कहीं नहीं जाऊँगी। या मुझे भी अपनी हमउम्र कुछ लड़कियां नज़र आती थी। मेरा ख्याल है वो इंग्लिश में गुफ्तगू भी कर तो सकेंगी। क्या तुम मेरी डेडी के दोस्त हो? क्या मुझ पर इतनी मेहरबानी नहीं कर सकते? ज़रूरी नहीं कि लोग इस पर आमादा हो जाएं। क्या मुझे अपने घर में नहीं रहने देंगे? रोज़ा ने रोते हुए रहमान साहब से पूछा। और कबल इसके रहमान साहब कहते हो उस मुसलसल रोना शुरू हो गई। क्या बात है? रहमान साहब ने इमरान को घूरते हुए कहा, प्रोफेसर मैक्स से तुम्हारा क्या ताल्लुक़? अरे बस सर सुल्तान ने मेरी मिट्टी पलीद कर रखी है। मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि रोज़ाना प्रोफेसर की खैरियत मालूम कर लिया करो। सवाल तो है कि अभी हमारे घर रहने पर क्यों मुज़र हो रही है? सफ़ीर ने अपने ख़ानदान वालों के साथ रखने की वजह कहीं और ठहराया था जहाँ से डेविड बकनर के आदमियों से ले उड़े थे। लड़की बदस्तूर रोई जा रही थी। रहमान साहब ने फिर सर सुल्तान से फ़ोन पर रब्ता कायम करके इस सिलसिले में दोबारा गुफ्तगू की। फिर रिसीवर रखकर तवील संधी और रोज़ा मैक्स बोले, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान उन्हें टटलने वाली नज़रों से देख रहा था। सर सुल्तान खुद आ रहे हैं। उन्होंने इमरान की तरफ देखकर खुश लहजे में कहा, लिहाजा मुझे इजाज़त दीजिए। क्यों ठहरा? रहमान साहब हटा कर बोले, मुझे अब ये मालूम करना है कि इसने इस लड़की को ख़ुसूसियत से आपके पास ही क्यों भिजवाया है? क्या तुम समझते हो कि लोग अब भी इस इमारत में मौजूद होंगे? नहीं, वो इतने दलेर नहीं हो सकते। तो फिर दरअसल मैं सर सुल्तान की मौजूदगी में ठहरना नहीं चाहता था कि आप उनसे खुलकर गुफ्तगू कर सकें। अब फिर तो मैं बता सकूँगा कि हकीकतन किसकी मेहमान है। रहमान साहब ने कल रहते में कहा, जी नहीं, बल्कि आप उनसे पूछ सकेंगे कि प्रोफेसर मैक्स की लड़की है भी या नहीं। अगर है तो इसके लिए इनके पास क्या सबूत है? क्या मतलब? इमरान कुछ कहे बगैर बाहर चला गया। उसी रात को तकरीबन 8 बजे उसने अपने फ्लाइट के फ़ोन से रहमान साहब से रब्ता किया। सर सुल्तान का इसका कोई सबूत नहीं है कि मैक्स की लड़की है। रहमान साहब क्या सही? क्या सर सुल्तान इसे ले गए? नहीं, वो लड़कियों में घुल मिल गई। कहती है कि अपने बाप के कातिल का सुराग मिलने तक यहीं रहेगी। सर सुल्तान क्या कहते हैं? इस पर कोई इतराज़ नहीं। रात के खाने के बाद उसे कॉफ़ी में ख्वाब
आवर दवा दे दीजिएगा, क्यों बकवास करो। यकीन कीजिए अगर आपने ऐसा नहीं किया तो दुश्वारी में पड़ जाएंगे। और हाँ, क्या डेविड बकनर के बारे में कुछ याद है? नहीं। तब तो लड़की के सिलसिले में वही करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। इमरान ने कहा, तुम खुलकर बात क्यों नहीं करते? जब तक कोई बात मेरी समझ में नहीं आ जाती मैं ऐसी फजूलियात में पड़ा रहता हूँ। इस वक्त कहूँ इमरान ने कोई जवाब दिए बगैर रिसीवर रेडल पर रख दिया। हम तस्वीर की मौत स्पाई नावल का पार्ट 7। जनाब अली, रहमान साहब लाइब्रेरी में बेचैनी से टहल रहे थे। क्लॉक ने 10 बजाया और वो चौंक कर फ़ोन की तरफ देखने लगे। ठीक उसी वक्त किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? आ जाओ, इन्होंने कहा। इमरान दरवाज़ा खोलकर लाइब्रेरी में दाखिल हुआ। तुम? रहमान साहब हैरत से बोले, मैं तुम्हारी कॉल का मुंतज़िर था, मैं खुद ही आ गया। क्या आपने इसे कॉफ़ी में? हाँ हाँ खान से। रहमान साहब हाथ उठाकर बोले, शुक्रिया जनाब, अब क्या करोगे? ये सारा किस्सा दरअसल मेरा है, कम से कम आज की रात मैं कह सकता हूँ। बैठ जाओ। रहमान साहब ने परेशानी से कहा। नोटों का क्या रहा? मेरे अंदाज़ों के मुताबिक जाली निकले। रहमान साहब, ठीक है। इमरान सर हिलाकर बोला, और मैं लड़की और जाली नोटों समेत पकड़ा जाता तो इस वक्त कहीं चैन से बैठा होता। क्या मतलब? आँख में महकमे की हवालात में, इसमें कोई शोभा नहीं। रहमान साहब ने उसे और से देखते हुए बोले, सर सुल्तान भी दखल अंदाजी ना कर सकते। वो लोग यही चाहते हैं कि मैं कहीं टिक कर बैठूं। तो साफ साफ बताओ क्या कहना चाहते हो? डेविड बकनर को आप नहीं जानते, लेकिन लड़की आपके पास भिजवाई गई और वो मचल गई कि यहीं रहेगी। इसके बारे में सर सुल्तान, क्या ख़ुद सफ़ीर भी यकीन से नहीं कह सकता कि प्रोफेसर मैक्सी की बेटी है? अगर उसे यकीन होता तो इंसानी हमदर्दी के तकाजे के तहत उसे अपने ख़ानदान वालों के साथ ठहराता। एक ही शब पहले तो बेचारी का बाप इतनी दरिंदगी के साथ ख़त्म किया गया है। हूँ तो फिर लड़की यहाँ, इसलिए कम से कम आज रात मेरा यहाँ पाया जाना यकीनी है, समझा? शायद तुम ये कहना चाहते हो तुम्हारे लिए भी कोई हादसा फराहम करना चाहते हैं। जी हाँ, मेरे ख्याल है। गधे हो, बुरा सा मुँह बनाकर बोले। ये किसी जासूसी नावल का प्लॉट नहीं है, हक़ाइक़ है। तुम इस वक्त भी उनके काबू में थे जब हिप्पी तुम्हें इमारत में ले गया था। प्रोफेसर मैक्स भी उस रात इमारत में तैनात थे जहाँ इसकी राश पाई गई थी। साइलेंसर लगे हुए पिस्तौल की गोली उनके लिए काफ़ी होती। सफारत खाने का फर्स्ट सेक्रेटरी भी अपने मकान में तनहा था। यकायक रहमान साहब के चेहरे पर अचानक फिक्रमंदी के असरार नज़र आने लगे। बाप तो थे इमरान के, चाहे कितने सख्त क्यों ना हो। किस्सा दरअसल ये है कि लोग खौफ व हरास फैलाना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं कि इनके मुखालिफ की मौत कहीं भी वाक़ हो सकती है। अब ये देखिए कि अगर इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल के साहबजादे इन्हीं की खामगाह पर किसी दरिंदे का शिकार हो जाते हैं तो मुल्क में कैसी सनसना फैलेगी। नहीं, ये क्या बकवास है? रहमान साहब ने परेशानी से कहा। इमरान साहब अपने गले का स्वेटर उतार कर गर्दन पे हाथ फेरता हुआ बोला, वो दरिंदा अपने दांतों से महरूम हो जाएगा, इसे लिख लीजिए। रहमान साहब बेसाख्ता आगे बढ़े और झुककर उसकी गर्दन देखने लगे जिसके गुर्द फौलादी गोल चढ़ा हुआ था और माकूल सिर्फ गर्दन ही पर मुँह मारता है। दोनों लाशों के बकिया हिस्सों में हल्की सी भी खरोच नहीं पाई गई थी। इमरान ने कहा। इमरान ने फिर स्वेटर पहन लिया और उठता हुआ बोला, अब आप लोग आराम से सो जाएं, मैं कंपाउंड में कहीं ना कहीं मौजूद रहूँगा और हाँ, कंपाउंड में अंधेरा भी ना होना चाहिए। मैं गार्ड बुलवा लेता हूँ। रहमान साहब ने जल्दी से कहा। इन झमेलों में नहीं पड़ी है, मैं नहीं चाहता कि होशियार हो जाए। अच्छी बात है, लेकिन मैं तुम्हें थाना नहीं छोड़ूंगा। क्यों हेल्प बिगाड़ेंगे? पहले भी कभी आपको ऐसे मामला में मेरे से कोई शिकायत हुई है? बकवास मत करो, मेरी आंखों के सामने तुम थाना किसी खतरे में नहीं पड़ सकते। प्लीज़ मान जाइए। इमरान की गया नामुमकिन। मैं चाहता हूँ कि अब इस इमारत का कोई फ़र्द ख्वाह से बाहर ना निकले, कोई ऐसे खिड़की भी खुली ना छोड़ी जाए जिसमें सलाह के ना हो। मैंने कह दिया नामुमकिन है। बस वक्त से डायरेक्टर जनरल से हम कलाम और मेरे पास सदर मुमलिकत का एक ऐसा इजाज़तनामा मौजूद है जिसकी बिना पर किसी भी महकमे के सरबराह का तामुन हासिल कर सकता हूँ। मुलाहिज़ा कीजिए। क्या है? रहमान साहब दरवाजे की तरफ झुकते और फिर दरवाज़ा खोलते बिजली सी गूंज गई। बुखलाकर पीछे हटे और इस ज़बरदस्त कुत्ते ने उनके ऊपर से इमरान पर छलांग लगा दी। मुलाजमी रायदारी में शोर मचा रहे थे। बेदरबे 3 फायर हुए। रहमान साहब ने देखा कि कुत्ते ने इमरान की गर्दन ही दबोची थी और फिर गुर्राता हुआ फर्श पर ढेर हो गया। इमरान ने रिवॉल्वर मेज़ पर रख दिया। रहमान साहब हक्का बक्का खड़े थे, दफातन दीवानों की तरह इमरान की तरफ झपटे और खींचकर सीने से लगा लिया। इनके मुंह से हल्की हल्की सिसकारियाँ निकल रही थीं। राहदारी में घर के दूसरे अफराद सैर ज़दगी के आलम में खामोश खड़े थे। बहुत अहम बात कि अब हम 8वां पार्ट शुरू कर रहे हैं, तस्वीर की मौत का। रोज़ा मैक्स ने करा कर करवट ली। खासा उजाला फैल गया था लेकिन वो अभी तक बेदान नहीं हुई थी।
दफतन करीब रखी हुई एक टाइम पीस का अलार्म बजने लगा और वो बुखला कर उठ बैठी। फिर दूसरे लम्हे उसके अलग से घटी घटी सी चीख निकली। बिस्तर से छलांग लगाकर वो फर्श पर आई और आंखें मलकर कुत्ते की इस लाश को देखती रही जो पिछली रात थी से उसके बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे दिमाग सुन होकर रह गया। कुछ देर तक इसी तरह खड़ी रही, फिर दरवाजे की तरफ झपटी। हैंडल घुमाकर उसे खोलने की कोशिश की थी, लेकिन वो शायद बाहर से बंद था। इसके बाद तो पागलों की तरह दीवार पर टूट पड़ी। वो खोल फवारा मचाया कि उसके कान झुंझला उठे। दरवाज़ा खुलने में देर नहीं लगी, लेकिन दरवाजे खुलने वाले को देखकर रोज़ा 2 कदम पीछे हट गई। वो भी उसी की तरह कोई सफ़ेद फॉर्म गैर मुल्की औरत थी। क्यों शोर मचा रही हो? उसने अंदर दाखिल होकर रोज़ा को लड़का रहे। क्या मजाक है? रोज़ा ने भी तीखे लहजे में कहा। इसने कुत्ते की लाश की तरफ इशारे किया था। तुम्हारी हिमाकत का नतीजा है, नवादर सच लहजे में बोली। मैं नहीं समझी, तुम अपने मिशन में नाकाम रही हो। दफतन रोज़ा चौकी और इस तरह चौंक कर चारों तरफ देखने लगी जैसे पहली बार अपने गिरदोपेश का जायज़ा ले रही हो। मैं कहाँ हूँ? वहाँ नहीं हो जहाँ भेजी गई थी। खुदा की पनाह। और रोज़ा का सर चकराने लगा और फिर भर्राई हुई आवाज़ में बोली, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। हाँ देखो, मैंने लोहे साथ रात का खाना खाया था, फिर कॉफ़ी आई थी। इसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे याद नहीं। तुम कौन हो? अपनी अकल को खोपड़ी में रखो। वो सफ़ेद फॉर्म और तेज़ लहजे में बोली, यहाँ कौन किसको जानता है? माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी चाहती हूँ। और यकीनन मुझे कॉफ़ी में कोई नशावर चीज़ दी गई थी। तुम बिल्कुल है, कुछ साबित हुई। तुम ख्याल न रखते हो तो तुमसे सब कुछ उगलवा लिया होता। जान पर खेल कर तुमको वहाँ से निकाला है। लेकिन ये रोज़ा फिर कुत्ते की लाश की तरह बोली, इन्होंने इसे भी मार डाला है। ये भी तुम्हारी गफलत का नतीजा नहीं। इस बारे में मुझसे कुछ नहीं कहा गया था। तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानती? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। ये वही कुत्ता है जिसने प्रोफेसर मैक्स को मारा था? नहीं। रोज़िया हंसियान अंदाज में चूकी, नहीं, इसी ने सफारतकारी के फर्स्ट सेक्रेटरी का नरखराव दे रहा था। शायद यही हो तुम्हारे साथ। तुम्हारे बाप को भी गद्दारी की सज़ा मिली थी। झूठे मेरा बाप गद्दार नहीं था तो फिर क्यों मार डाला गया? तुम भी उसे गद्दार समझती थी, इसलिए तो ना तुम रोई और न इस मामले में इज़हार गम होने दिया। ये मेरा निजी मामला है, रोज़ा ने कहा। होगा, उस औरत ने लापरवाही से बोला। झरना में उसे घूरती रही, फिर घुर्राई। सवाल तो है कि वहाँ तुमने कामयाबी हासिल क्यों नहीं की? रोज़ा ने कहा, मुझे इत्मीनान दिलाकर भेजा गया था कि वो सब हेमकों की तरह मेरे गिर जमा हो जाएंगे और मैं बेखौफी से अपना काम कर सकूँगी। यदि कह दिया जाता होशियार भी रहना है तो कॉफ़ी में कोई ख्वाब आवर दवा ना दे सकते थे। खैर, तुम्हारे बाप ने इमरान के बारे में क्या बताया था? कुछ भी नहीं। मैं उसे अपने बाप के किसी दोस्त की हैसियत से जानती थी। फिर तुमने अपने बाप के दोस्त को धोखा देने पर तुल गई। सुनो, मैं सिर्फ अहकामात की तामील करती हूँ, इसमें गर्फ नहीं होती कि किसके लिए क्या कर रही हूँ। अच्छा चलो बाहर चलो। इस कमरे से बाहर निकल कर वो एक हॉल में पहुँची जहाँ इनके अलावा और कोई नहीं था। दफतन हॉल में इनकी कुछ देर पहले होने वाली बातचीत गूंजने लगी। गालिबन बातचीत टेप कर ली गई थी और इन्हें दोबारा सुनाई जा रही थी। रोज़ा भी ऐसा खरकत खड़ी रही। इसका चेहरा बिल्कुल स्पॉट था। ऐसा मालूम होता था जैसे सब कुछ इसके लिए बेमायने हो। फिर सन्नाटा छाने के बाद वो इसी तरफ खड़ी रही। दूसरी औरत उसे छोड़कर चली गई। अचानक बाएं जानिब से आवाज़ आई, खुदगर दुनिया में दोस्त और दुश्मन की तमीज़ मुश्किल है। रोज़ा चौंक कर मुड़ी। इमरान एक दरवाजे में खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुम क्या फिर पकड़े गए? वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रोज़ा के करीब आ पहुँचा। बोलते क्यों नहीं? इमरान के चेहरे पर गम के असर थे। यह शख्स का नाम डेविड बकनर ही था। फिर तुम बताओ मुझ पर क्या गुजरी? मैं कहूँ मेरे साथ आओ। इमरान उसे फिर उसी कमरे में ले आया जहाँ पलंग पर कुत्ते की लाश थी। ये वही कुत्ता है जिसने प्रोफेसर को हलाक किया है, वो मुझे बता चुकी है। तुम्हें यकीन क्यों नहीं कि प्रोफेसर इन्हीं लोगों के हाथों मारे गए जिनके वफादार थे? मैंने तुमसे पूछा था कि मुझ पर क्या गुजरी है। तुम्हें ख्वाब में हवावर दवा दी गई थी ताकि सुकून से सोती रहो और फिर अपनी मौत का इंतज़ार करती रहो। मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे इसलिए घेरा गया था रात को किसी जगह क़याम करूं। अब मकसद मार डालना नहीं होता तो मैं वहीं मार डालते जहाँ पकड़े गए थे। प्रोफेसर को गोली का निशाना भी बनाया जा सकता था, इसलिए खूनख्वार कुत्ते को क्यों इस्तेमाल किया गया? इमरान का सवाल ये है कि तुम दोबारा क्यों हम लोगों में नज़र आ रहे हो? क्या तुम इस औरत को जानती हो जो कुछ देर पहले तुमसे गुफ्तगू करती रही? नहीं, मैंने उसे पहली बार देखा है। रोज़ा ने कहा। इसका मतलब है कि तुम इन लोगों का हल्का इस कदर वसी है कि तुम एक दूसरे को तारुफ के बगैर नहीं पहचान सकते। इमरान ने कहा, तुम ठीक समझे। CIB के डायरेक्टर जनरल के यहाँ तुम्हें क्यों भेजा गया था? इसके लिए कि तुम भी वहीं रात गुजार सको, बस यही मकसद था। इमरान ने पूछा, और क्या? लेकिन अपनी गैर मुतवक्का बेहोशी की बिना पर कोई और काम भी नहीं कर सकती थी। शुरू से मेरा अंदाज़ा था कि तुम्हारा ज़हनी था सुन किस कदर बिगड़ा हुआ है। मेरी बात का जवाब दो। तुम अपने जान बचाने की फिक्र क्यों नहीं करते? ऐसे लोग हैं कि
मुझे और तुम्हें कुत्ते की लाश समेत तुम्हारे बाप के घर से निकाला है। सवाल ये कि तुम्हारे बाप को क्यों मार डाला गया। और दारी की सज़ा मौत ही मिलती है। हमारे हल्के में रोज़ा ने लापरवाही से कहा, आखिर इससे क्या कसूर सरजर्द हुआ था। वो हकीकतन तुम्हारी हुकूमत के मेहमान थे सफ़ीर के नहीं। हमारी पार्टी नहीं चाहती थी कि हमारी हुकूमत तुम्हारी हुकूमत से कोई ताउन करे। तुम्हारे बाप को नहीं था कि पार्टी इसके हक़ में नहीं है। इस वक्त तो यहीं ख़त्म कर दो। रोज़ा चिल्ला कर बोली, अच्छी बात है, मैं इस बारे में कुछ नहीं पूछूंगा, सिर्फ एक बात और बता दो। रोज़ा उसे घूरती रही। तुम्हारे पास एक डिबिया बरामद हुई है जिसमें कोई लिक्विड है और एक छोटी सी बायो डरमिक्स रही थी। वो डुबिया क्या है। दफ़तन रोज़ा खौफज़दा था नजर वहीं रह गई। इमरान ने कहा, मैं नहीं जानती कि मेरा क्या असर होगा। रोज़ा कब पाती है बोली, मैं तुम्हें उसमें इतने निजात दिला सकता हूँ। इमरान ने कहा, नामुमकिन। क्या तुम नहीं जानती कि सब कौन इस इमारत में पहली बार आई हो। रोज़ा की आवाज़ भी किसी सरगोशी से आगे नहीं बढ़ी। दफ़तन कतरे तौक़ुफ़ के बाद बोली, बहुत मुद्दत हमारे आपस की टेप होती रहती है। दफ़तन इमरान ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और वो खिलाकर उसे घुटने लगी। मैं वाकई पागल हूँ। इमरान रोज़ा की आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन इस टाइम में मेरी कोशिश होगी कि पहले मैं मारा जाऊँ, इसके बाद तुम पर कोई आ जाए। ठीक इसी वक्त एक स्याह फॉर्म और लंबा तड़ंगा आदमी हॉल में दाखिल हुआ जिसके हाथ में चमड़े का चाबुक था। ये कौन है। सूरज से निगरू मालूम होता है। इमरान आहिस्ता से बोला, चलो। निगरू करीब पहुंचकर चाबुक फर्श पे मारता हुआ दहाड़ा। फिर उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया, चलो। इमरान ने मुर्दा सी आदमी रोज़ा से कहा। वो दोनों ही दरवाजे में दाखिल हुए। निगरू चाबुक पटका था, वो उनके पीछे चल पड़ा। अचानक इमरान ने पलट कर उसको छलांग लाई और दोनों घूमता हुए फर्श पर आ गए। निगरू किसी जख्मी दरिंदे की तरह घुर्राया जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ मादूम हो गया और फिर बिल्कुल सकुतारी हो गया। भागो। इमरान ने उसे छोड़कर हटते हुए कहा। रोज़ा का हाथ थामे जाने दौड़ता चला गया। क्या मर गया रोज़ा। अभी पता नहीं, जल्दी में इसका ध्यान कैसे रहता है। इमरान बोला, खामोशी से निकल चलो, बातें फिर होंगी। इस जगह एक आदमी ने फिर इनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने उसे भी बेबस करके एक तरफ डाल दिया। आखिरकार वो ऐसी जहाँ पहुँच गए जहाँ कई गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। कुछ देर बाद वो खुली फजा में सांस ले रहे थे। इमरान एक गाड़ी लेकर भागा था, लेकिन गाड़ी ज़्यादा देर इस्तेमाल न कर सका। उसे एक जगह छोड़कर फिर टैक्सी ली। हम कहाँ जा रहे हैं, रोज़ा ने पूछा। एक साइले तफरी में मेरा हर्ट है, फ़िलहाल वहीं क्या हम करेंगे, कहीं और चलो। क्यों। वो हर वक्त सब समंदर के करीब रहते हैं ताकि हालात नामुवाफ़िक होने पर फ़रार होने में आसानी रहे। फ़िक्र ना करो, इनके फ़रिश्ते भी हमें नहीं पहचान सकेंगे, इमरान ने कहा। ओके जी, ये पार्ट भी यहाँ पे एंड जी। तस्वीर की मौत का पार्ट 9। इसके पहले 8 पार्ट भी पढ़ने ज़रूरी हैं अगर आपको साइन है नावल। रहमान साहब की मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बजी। हेलो। वो रिसीवर उठाकर माउथ पीस में बोले, आप ख़तरे में। दूसरी तरफ से उनके बेटे इमरान की आवाज़ आई, तुम कहाँ हो। आप फ़िलहाल ऑफिस तक ही महदूद रहें, मैं 1 घंटे बाद पहुंच रहा हूं। अपनी सिक्योरिटी अमले को हिदायत कर दें किसी बूढ़े को आप तक पहुंचने में मदद दे। और अच्छा, मैं मुंतज़िर हूँ। ये कहकर के रहमान साहब ने फ़ोन रख दिया। इनकी आंखों में खैरी तशवीश के आसार थे। कुछ देर बाद इन्होंने इंटरकॉम पर अपने किसी मातहत को इमरान से मुतालिक हिदायत दी। अब इनकी आँखें नींद के दवाओं से बोझल हो रही थी। एक घंटे बाद एक बूढ़े आदमी को इनके कमरे में पहुंचाया गया, जो रख रखाव के द्वार से कोई रिटायर फौजी मालूम होता था। ये तुम हो। रहमान साहब के लहजे में हैरत थी। जी हाँ, इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में जवाब दिया। बैठ जाओ, ये क्या करते फिरते हो। लड़की के ज़रिए इन्होंने कल एक तीर से 2 शिकार करने की स्कीम बनाई थी। मेरी मौत और आप पर पूरी तरह काबू पाना कल वाली हरकत का मकसद था। मुझ पर किस तरह काबू पाते। वो डिबिया जो लड़की के पास से बरामद हुई थी कहाँ है। महफूज है। किसी न किसी तरह वो सहल आपके जिस्म में इंजेक्ट कर देती और आप कम से कम 1 हफ़्ते के लिए अपनी शख्सियत को बैठते। जो कुछ आपसे कहा जाता उस पर अमल करते हैं। रहमान साहब तवील सांस लेकर कुर्सी के पुश घास से टिक गए और इमरान कहता रहा, लड़की मजबूत क़ुव्वत इरादे की मालिक है। सब कुछ उससे उगलवाना मुश्किल काम था, लिहाजा मैंने अपने दोस्तों की मदद से एक ड्रामा स्टेज किया। उसे बावर कराने की कोशिश की कि उसके साथ ही मुझे और इस कुत्ते की लाश समीत किसी न किसी तरह आपकी कोठी से निकालना है और अब उसे उसकी गफलत की सज़ा मिलेगी। उसके बाद मैं उसे इमारत से निकला। बहरहाल वो यही समझ रही है कि मैंने उसे उसके साथियों के हाथों से मरने से बचा लिया, लिहाजा पूरी तरह ताउन कर रही है। रहमान साहब खामोशी से देखते रहे। अंदाज़ ऐसे ही था जैसे बात ख़त्म करने के मुंतज़िर हों। और इस शख्स का नाम डेवर पाखरा नहीं बल्कि वेरीफा नहीं। क्या। रहमान साहब इस तरह सीधे हो बैठे जैसे कुर्सी के बुझगार ने धकेल दिया। वेरीफा ने। इमरान उनकी आंखों में देखता बोला, वो तब तो ये प्रोफेसर मैक्स महज मुझ पर काबू पाने के लिए मारा गया। मैं नहीं समझा। इसने भी कुछ नहीं कह सकता। पहले वेरीफान का हाथ आना ज़रूरी है। वेरीफान आपके महकमे के बस का रोक मालूम नहीं होता। इमरान ने मायूस अंदाज में बोला, क्या मतलब यही होगा कि आपके तय सही नाकामी की नुमाइश करते रहे। मैं जानता था कि तुम यही कहोगे, इसलिए अभी तक एक मामला इल्तवा में रखा गया। कौन सा मामला। आज सुबह खौफज़दा आदमी कैप्टन फैयाज़ के हाथ लगा। इसकी फराहम करदा इतलात हैरत अंगेज़ है।
वो एक किश्ती पर काम करता है, राजू नाम है। एक बार स्मगलिंग के सिलसिले में पकड़ा जा चुका है, लेकिन किसी बासर आदमी ने बचा लिया था। इसका तहरीरी बयान देखो। रहमान साहब ने मेज़ की दराज से कुछ कागजात निकाल कर इमरान की तरफ बढ़ा दिए। इमरान इन्हें देखता रहा, कभी उसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं और कभी पुरमानी अंदाज में लहराने लगता। कागजात वापस रखकर उसने तफाहम नज़रों से इन्हें देखा। पिछली रात वो कुत्ता किश्ती पर वापस नहीं पहुंचा। रहमान साहब बरहाइयास में बोले, लिहाजा 2 बजे के करीब एक गैर मुल्की ने इन्हें हुक्म दिया था कि वो जाकर उसे शहर में तलाश करें। राजू पहले ही से ख़ाफ था, इसलिए मौके से फ़ायदा उठाते हुए वो सीधा एक थाने पर पहुंच गया। अब आप गालिबन समझ गए होंगे कि सिप्पी ने मेरी मुतारिक तस्वीर क्यों रखी थी। आपकी कोठी तक आने वाले रास्ते की फिल्मबंदी इन्होंने पहले ही कर रखी होगी। हैरत अंगेज़ कुत्ते को फिल्म दिखाकर किसी गलत रास्ते पर डालना तसव्वुर भी नहीं किया जा सका। इमरान खामोश होकर कुछ सोचने लगा। जो महलूल किश्ती के साथ उसे दिया गया, गालिबन वही इसमें उसकी सलाहियत पैदा करता था। ओ बेरी फन इसके सिलसिले में कुछ वहाँ था हमारे कब्ज़े में। अब मैं समझ गया। ज़ाहिर है आप मुझे तफसील से आगा नहीं करेंगे। फ़िलहाल ये सारी बातें इसी जगह ख़त्म कर दो। रहमान साहब ने इमरान को घूरते हुए कहा, इस राजू के बारे में तुम्हें क्या रहे, इसे जाने दीजिए, मैं ख़ुद इसकी निगरानी कर लूँगा। आपके सारे माथे इन लोगों की नज़रें में हैं, तो आने मशवरे पर अमल करने की कोशिश की जाएगी। रहमान साहब तवील साल लेकर पहुँचे। लेकिन तुम्हें भी महतात रहना पड़ेगा और मेकअप का भी माहिर यकीनन होगा। इसी तरह मैं भी बेबाल ऊपर होता तो मेरी महारत भी काबिल दीद होती है। अच्छी बात है, अब आप इजाज़त दीजिए और अब बराए करम घर ना जाइएगा। हाँ मैं अपनी रिहाइश का इंतज़ाम कर ली, यहीं अपनी रिहाइश का इंतज़ाम कर लीजिए, देखा जाएगा। रहमान साहब ने लापरवाही से कहा। राजू इस वक्त कहाँ हैं? कैप्टन फैयाज की तहवील में। बुरा हुआ, उसे भी महकमे की इमारत से दूर ही रखना चाहिए था। अब वो शायद हमारे किसी काम ना आ सके। बाहर निकला और मारा गया। रहमान साहब कुछ कहने वाले थे कि फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने रिसीवर उठाया और फिर कुछ देर बाद इनके चेहरे की रंगत बदल गई। रिसीवर रखकर भी वो कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर भराइयात में बोले, तुम्हारा अंदेशा भी दुरुस्त निकला। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में 2 लाशें पाई गई हैं। राजू ने इन्हें अपने 2 साथियों राशिद और अख्तर की एहसास से शनाख्त किया है। वो ना मारे जाते। इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, अगर राजू का मामला कैप्टन फैयाज तक ना वहाँ पहुँचता। रहमान साहब कुछ ना बोले। इमरान ने उठते हुए कहा कि अब आपके माथे तो को चाहिए कि उस साहिली इलाके और मुबार में इस किश्ती से पूछगछ करते फिरे। इसके अलावा और भी क्या कर सकेंगे? फिर कहता हूँ बहुत मोहतात लोग बेफिक्र रहे हैं। कहते हैं इमरान अपने कमरे में आ गया। तस्वीर की मौत का पार्ट 10। रोज़ा हट में ताना थी, लेकिन उससे इत्मीनान था कि मेकअप में पहचानी ना जा सकेगी। इमरान के इस मेकअप ने ना सिर्फ इसकी शक्ल बल्कि नस्ल तक बदल दी थी। वो किसी खूबसूरत मुल्क की नहीं मालूम, मगरबी मुल्क की नहीं मालूम होती थी, ज़्यादातर खूबसूरत जापानी लड़की कही जा सकती थी। वो अपनी पार्टी के लोगों से इतनी ख़ाइफ थी कि इतने इमरान को भी मेकअप के बगैर हट से बाहर कदम ना निकालने की ताकीद की थी, लेकिन वह हेमकों की तरह हंसता हुआ बाहर चला गया था। रोज़ा इससे मुतालिक बड़ी उलझनों में मुतला थी। इसकी समझ में नहीं आता कि आखिर इस जैसे गैर मामूली शख्सियत का मालिक इन लोगों से किस तरह निपट सकेगा, जो उसके बयान के मुताबिक इसके बाप की मौत के ज़िम्मेदार थे। बहरहाल वो इमरान की अदम मौजूदगी में इसके बारे में सोचती रही। ठीक 2 बजे किसी ने हट के दरवाजे पर दस्तक दी। पहले तो खौफजदा अंदाज में चौंकी, फिर दरवाजे के करीब जाकर पूछा, कौन है? डम्प। बाहर से आवाज़ आई, डम्प। वायसा से बुड़बुड़ाई। हाँ, उसने ही कहा था कि इस अल्फाज के सुने बगैर किसी के लिए भी दरवाज़ा ना खोलना। फिर ओके कह कर के दरवाजे को खोल दिया, लेकिन फ़ौरन बुखला गई क्योंकि इमरान के बजाय एक अजनबी जापानी नौजवान खड़ा था। डर गई, बस कर बोला, मैं भी तुम्हारी इतना जापानी हूँ। ओ इमरान के आस पहुँचान कर वो खौफज़दा हंसी के साथ बोली, तुमने तो डरा ही दिया था। बस अब दरवाज़ा खुले रहने। तो इमरान ने एक बड़ी सी मास्केट पर मेज़ पर रखते हुए कहा, तुम्हारा लंच है, शुक्रिया, मैं भूख महसूस नहीं करी। खैर जब महसूस हो खा लेना, लेकिन एक बात गौर से सुन लो, तुम यहाँ की रस्म व रिवाज से मुताल्लिक़ कुछ नहीं पूछोगी। क्यों? मुझे हैरत है कि तुम पर एक साने गुजरेगी, लेकिन तुम में ज़रा बराबर भी तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। रोज़ा ने कहा कि अब उसका बाप वापस नहीं आ सकता। इसका कॉल है कि आदमी को मरते वक्त अपनी जनगनी का मुशाहिदा भी तालिब इल्म के जज्बे के साथ करने की कोशिश करनी चाहिए। तब तो प्रोफेसर बहुत सच में ग्रेट आदमी था। आदमी तो कुछ भी नहीं है मिस्टर इमरान, इतना है कि ख़ुद अपनी हलाकत के असबाब करता रहता है। रोज़ा के बकल उसका बाप भी ऐसा ही अजीम हमक था। प्यारी लड़की, तुम तो अपने कबीले के मारूम होती हो। इमरान ने उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरा बाप अपने एक फार्मूले का शिकार हो गया। क्या मतलब? वो एक माहिर कीमियादान था। इसने ऐसी अद्विया तैयार की थी जो आदमियों और जानवरों की फितरत तक बदल कर रख देती है। वो तो फिर वो कुत्ता
ज़रा ठहरो। थोड़ी देर खामोश रहे। फिर इमरान बोला क्या मुमकिन है कि एक कुत्ता किसी की तस्वीर देखकर उसकी राह पर लग जाए? क्यों नहीं। ये खेल तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज से 2 साल पहले की बात है। मेरे बाप ने एक सलूशन तैयार किया था। इसे गोश्त में शामिल करके कुत्ते को खिलाया गया। फिर उसे एक मुतारिक फ़िल्म दिखाई गई। ये फिल्म इस रास्ते की थी जिससे कुत्ते को एक ऐसी जगह पहुंचना था जहाँ कम से कम 25 बिल्लियाँ मौजूद थीं। इनमें से एक बिल्ली की तस्वीर इस फिल्म में शामिल थी। जहाँ कुत्ते को फिल्म दिखाई गई थी वहाँ से बिल्ली वाली जगह 2.5 मील से कम फासले पर नहीं थी, लेकिन कुत्ते ने वहाँ पहुँचकर इसी मखसूस बिल्ली को मार डाला और वो वापस आ गया। दूसरी 24 बिल्लियाँ बिल्कुल महफूज रहीं। इमरान उसे गौर से देखता रहा। जब वो खामोश हुई तो इमरान ने पूछा, तुम किसी ऐसी किश्ती के बारे में जानते हो जिस पर 3 देश आदमी काम करते हैं? नहीं। तुम क्यों पूछ रहे हो? वो कुत्ता जिसने तुम्हारे वालिद और सफारत खाने के सेक्रेटरी का खात्मा किया था इसी किश्ते पर रहता था। लेकिन मैं नहीं समझ सकती कि बेरीफैन ने ऐसा क्यों किया। वो मेरे मुल्क के अवाम में बहुत मकबूल है। वो समझते थे कि बेरीफानी डिक्टेटरशिप से निजात दिलाएगा। खूब तो अवामी अहमियत कहाँ मिले, लेकिन हमारे मुल्क में इसका क्या काम। मैं तुम्हें पूरी बात बताना चाहती हूँ, रोज़ा ने कहा। चलना मैं खामोश रहकर इमरान को गुर्दीरे कहने लगी, या तुम सच में नहीं जानते कि मेरा बाप तुम्हारी हुकूमत का मेहमान था? हुकूमत के राज हर एक को नहीं मालूम होते, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि बेरीफोन ने फिर क्यों मेरे ज़रिए से बात मालूम करने की कोशिश की। प्रोफेसर हकीकतन किसका मेहमान था? हो सकता है उसे मालूम ही ना हो। ये बज़ाहिर मेरा बाप सफ़ीर का ही मेहमान था और यकीन करो मैं तस्वीर भी नहीं कर सकती थी कि बेरीफान या पार्टी का कोई और फर्द यहाँ मौजूद है। वो तो इस रात जब मैं इमारत में थी, बेरीफान को मैंने पहली बार देखा। वो मुझे उस इमारत से निकाल कर ले गया था। मेरा ख्याल इसने ही मालूम करने के लिए कि मेरा बाप किसका मेहमान था, मुझे तुम्हारे हवाले किया था। तो ख़ुद प्रोफेसर ने तुम्हें ये बात बताई थी कि हमारी हुकूमत का मेहमान है। हाँ, मकसद तुम्हारी हुकूमत मेरे बाप की सलाहियतों से कोई फ़ायदा हासिल करना चाहती थी, इससे ज़्यादा मैं नहीं जानती। और इसकी मौत के बाद अचानक बेरीफैन से मुलाकात हुई जिसने मुझे बावर कराने की कोशिश की कि मेरे बाप की मौत में तुम्हारे बाप का हाथ है। ने मेरे पापा को क्यों कत्ल कराया भाई मालूम करने के लिए उसने मुझे तुम्हारे हवाला किया था, लेकिन खुद ही तुम्हारे बाप की मौत का बाइस बना। इमरान उसकी आंखों में देखता बोला, सवाल पैदा होता है कि इतने सिलसिले में कुत्तों को क्यों साल गया? यही साल मुझे भी रह कर परेशान कर रहा। हो सकता है मैं तुम्हारे इल्शन रफ़ा कर दूँ, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तुम मुझसे कुछ ना छुपाओ। मैं कुछ भी नहीं छुपा रही, लेकिन तुम्हारे तस्वीर में नहीं। क्या मतलब तुमने मुझे बेरीफान के पंजे से रिहाई दिलाने का ड्रामा स्टेज किया था? रोज़ा उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराई। और ये बात नहीं है तो फिर तुम्हारे घर में मुझे आफे में कोई ख्वाब और दफ़ा क्यों दिलाई गई? इमरान हंसकर बोला, तो बिल्कुल सामने की बात है, लेकिन अगर मैंने ड्रामा स्टार्ट ना किया होता तो तुम कभी नहीं बताती कि डेविड वकनर का असल नाम बेरीफान है और यही बेरीफान वो है जो तुम्हारे मुल्क की डिक्टेटरशिप का खात्मा करना चाहता है। सुनो तुम हेमा कर रही हो। क्या मतलब ये किसी का भी साबित नहीं होता कि मेरे बाप की मौत में बेरीफान का हाथ है? हो सकता है मेरे हुकूमत के किसी एजेंट ने हरकत किया, बस उसने कुत्ता इस्तेमाल किया या खैल बेरीफान की तरफ जाए। हाँ, ये भी मुमकिन है। तुमने अपने तरफ किया। मैं तुम्हारे साथ इसलिए चलेगी कि तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मुझे अपनी पैदाइश के हादसे पर दोबारा गौर करना पड़ेगा। इमरान ने गमगीन लहजे में कहा, क्या मतलब आज तक किसी लड़की ने मुझे पसंद नहीं किया? वो तुम सच तो कि मैं तुम्हें बेवकूफ़ बना रही। इमरान ने सर को चुम लीजिए। ख़त्म करो। हाथ उठाकर बोली, तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। इस मेकअप में हमें कोई नहीं पहचान सकेगा। चलो खुली फसा में निकल जाए ना, सब कुछ भूल जाए। तुम्हारी बहनें मुझे बहुत पसंद आई थी। मैं पूरी ईमानदारी के उनके साथ कुछ और गुजारना चाहती थी। फिर ना करो, तुम्हें जल्दी इसका मौका मिल जाएगा, इमरान ने कहा। ओके जनाब, तस्वीर की मौत का पार्ट 11 इमरान सीरीज़ का बहुत औसम नावल है ये। आगे बढ़ते हैं। मुझे अफसोस है योर एक्सेलेंसी, रहमान साहब ने सफ़ीर से कहा। लड़की का अभी तक सुराग नहीं मिल सका। सफ़ीर खुद ही सर रहमान के दफ्तर आया था। सर सुल्तान उसके साथ थे। मैं इस वक्त लड़की के लिए नहीं आया। फरमाइए मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा वो सेक्रेटरी जो किसी दरिंदे का शिकार हुआ था, पहले ही से शायद ख़ुद को ख़तरे में महसूस कर रहा था। ओह भला वो किस तरह? योर एक्सेलेंसी, उसकी निजी डायरी के इंदराजात भी ज़ाहिर करते हैं। प्रोफेसर वाले हादसे से 3 दिन कबल की तारीख में उसने जो कुछ लिखा है उसकी रोशनी में ही कहा जा सकता है। क्या वो डायरी मुझे दिखाना पसंद करेंगे? सर रहमान ने कहा, क्यों नहीं, मैं इसलिए ही आया हूँ, लेकिन इस वक्त डायरी मेरे पास नहीं है। क्या आप सिफारत खाने तक चल सकेंगे? मुझे बेहद अफसोस है योर एक्सेलेंसी, मैं फ़िलहाल ऑफिस नहीं छोड़ सकूँगा। तब तो दुश्वारी होगी। मैं समझा नहीं योर एक्सेलेंसी। बाज़ वजहों के बिना पर डायरी सिफात खाने से बाहर नहीं लाई जा सकती। आप इस ख़ास तहरीर की नकल भी मुझे भिजवा सकते हैं। वो अच्छा, मैं देखूँगा। सफ़ीर बेहद फ़िक्रमंद नज़र आने लगा। रहमान साहब उसे बगौर देखते जा रहे। दफतन बोले, आखिर मुझे वो अपनी इन हरकतों से किसे मरूब करना चाहता है? क्या मतलब? सफ़ीर चौंक कर बोला, मतलब साफ है, प्रोफेसर मैक्स और फर्स्ट सेक्रेटरी को साइलेंसर लगे हुए पिस्तौल से भी कत्ल किया जा सकता था।
आखिर दरंगी के इस मुजाहरे की क्या ज़रूरत थी? यकीनन यही बात तो तशवीशनाक है। सफ़ीर के लहजे में बुखलाहट थी। लिहाजा मुझे बताइए कि आपको किस किस्म की धमकी मिली है। मुझे नहीं तो सफ़ीर परेशान हो गया, लेकिन सर सुल्तान ने चौंक कर रहमान साहब की तरफ देखा। रहमान साहब की नज़रें सफ़ीर पर थी। सफ़ीर ने संभाला लेकर कहा, अच्छी बात है, मैं कोशिश करूँगा कि डायरी की मज़कूरा नकल, तहरीर की नकल आप तक पहुँच जाए। फिर सफ़ीर तो रुखसत हो गया, लेकिन सर सुल्तान वहीं रुक गए। क्या किस्सा है, मुझे तो कुछ बताओ। सर सुल्तान ने रहमान साहब को मुखातिब किया। तुम अपने किस्से मुझे कब सुनाते हो? मैं क्या बताऊँ प्रोफेसर, मैं एक हुकूमत का मेहमान क्यों था? ये मेरे महकमे का राज है। फिर मैं अपने महकमे के राज तुम पर कैसे जाहिर कर सकता हूँ? वैसे तुम ये तो बता ही सकोगे कि तुम्हारे साथ यहाँ क्यों आया था? सर रहमान ने पूछा। इससे ज़्यादा नहीं जानता जितना उसने तुम्हें बताया, सर सुल्तान ने जवाब दिया। ये इतना मुझे फ़ोन पर भी दी जा सकती थी। सफ़ीर का रवैया हैरत अंगेज़ है। और तुमने देखा धमकी वाली बात पर किस तरह नर्वस हो गया था। हाँ, मेरा ख्याल है उसका अचानक ढड़ जाने के पीछे कुछ ना कोई राज है। बस तुम अपना काम देखो, मैं अपना देखूँगा। इमरान कहाँ है? सर सुल्तान ने पूछा। मैं नहीं जानता, रहमान साहब ने ना खजवाल लहजे में कहा। लड़की तुम्हारी कोठी से गायब हो गई, इस पर हैरत है। सफ़ीर से तुम्हारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं, सर रहमान ने बात अड़ा कर कहा। और सर सुल्तान उन्हें देखी नज़रों से देखते बोले, लड़की की बाजियाबी भी ज़रूरी है। ये मेरा दर्द सर है, मैं खुद ही देखूँगा, तुम खामोखा परेशान हो रहे हो। डेविड बकनर के सिलसिले में तुम्हारी याददाश्त ने कुछ मवाद फराहम किया? नहीं, मेरे लिए नाम बिल्कुल नहीं है, सर रहमान ने कहा। लड़की उसके तवस्सुत से तुम तक पहुँची थी और किसी का नाम बताए बगैर गायब भी हो गई। रहमान साहब के बेहद संजीदा चेहरे पर मज़ीद संजीदगी आ गई थी। तो वो छुपा रहे हो रहमान? राजदारी मेरे महकमे की असल कारकर्दगी है। वैसे क्या तुम बता सकोगे प्रोफेसर मैक्स की सिफारिश किसने की थी? इस सवाल का मतलब नहीं समझा। क्या मंसूबे की तकमील के सिलसिले में इसकी खदमात हासिल की गई होंगी? इसकी सिफारिश किसने की थी? साइंसी तहकीकात के एक इदारे के एक रुकन ने। गालिबन इसका नाम बताने में कोई हर्ज ना होगा, डॉक्टर शहरियार ओ। रहमान साहब किसी सोच में पड़ गए। सुल्तान उन्हें गहरी नज़रों से देखने लगे, फिर उठते हुए बोले, मैं चाह रहा हूँ इमरान का सुराग मिले तो मुझे मुत्तला कर देना। क्यों, क्या बात है? रहमान साहब ने तल लहजे में कहा। मेरा ख्याल है वो मुझसे ज़्यादा तुम्हारे करीब है तो, लेकिन ना जाने क्यों इस मामले में मुझसे भी राजदारी बरत रहा है। रहमान साहब ने कुछ कहे बगैर अलविदाई मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। सुल्तान के रुखसत होने के बाद इमरान पाए जाने वाले दरवाजे से नमूदार हुआ। इस वक्त भी वो रिटायर फौजी के मेकअप में था। मैंने गलत तो नहीं कहा था? हूँ। रहमान साहब ने पुरतफक्कुर अंदाज में सर को चंबिश दी। वो आपको सफारत खाने ले जाना चाहता था। धमकी के हवाले पर वो किस कदर हवास वक्ता भी हो गया था। बस तो ये साबित हो गया कि प्रोफेसर और सेक्रेटरी वाला तरीक़ा कत्ल महज दूसरों को धमकाने के लिए इख्तियार किया गया। लेकिन सफ़ीर किसी तरह भी इसका इतराफ़ नहीं करेगा कि किसी ने उसे धमकी दी है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मेरे नज़रिए से मुतफ़िक़ हो जाए। रहमान साहब खामोशी से उसे देखते रहे। इमरान चंद लम्हे खामोश रहकर फिर बोला, आप यहाँ भी महफूज नहीं हैं। आपकी किसी मातहत को भी ऐसी मौत का खौफ दिलाकर काम दिलाया जा सकता है। मेरा भी एक ख्याल है। सफ़ीर से उठते हुए मैं नहीं सोचा। खैर मैं देखूँगा इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। इमरान को सोचता बोला, वैसे डॉक्टर शहरियार से पैरी फ़ान से मुतालिक किसी किस्म की गुफ्तगू हुई थी? तुम क्या जानो, डॉक्टर शहरियार के नाम पर मैंने आपका रद्द-ओ-अमल देखा था। तुम ठीक समझे, इससे राजदारी में एक बात हुई थी। ज़ाहिर है कि पैरी फ़ान हमसे क्या ताल्लुक़। एक बहस के दौरान में पैरी फ़ान का हवाला देते हुए मिसाल के तौर पर एक वाक़या बयान किया था। शहरियार अरसे दराज तक पैरी फ़ान के मुल्क में रह चुका है। इमरान को तफक्कुर लहजे में बोला। रहमान साहब उसकी आंखों में देखे जा रहे थे। दफ़ा में सवाल कर बैठे, क्या तुम सर सुल्तान के लिए काम कर रहे हो? जी नहीं, आपका साया अपने सर पर कायम रखने की जद्दोजहद में मसरूफ़ हूँ। मेरी फ़िक्र ना करो। रहमान साहब ने खुश लहजे में कहा। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि बैरी फ़ान के सिलसिले में आपने शहरियार से क्या कहा था, लेकिन अगर आप मुझे रोज़ा के बाद से बरामद होने वाली सिरिंज और सलूशन अदा कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्यों ज़रूरत है? मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा वहशियाना कत्ल ना होने पाए, और इसी सूरत में हो सकता है जब अब तेज़ी से काम किया जाए। मैं पूछ रहा हूँ तुम इस सलूशन का मुतालबा क्यों कर रहे हो? तेज़ी से काम करने के लिए मंतकी बहसों का वक्त नहीं है। रहमान साहब ने किस कदर हिचकिचाहट के साथ बिलाखिर उसका मुतालबा पूरा कर दिया। ये एंड हो गया पार्ट 11। तस्वीर की मौत का 12वां हिस्सा। डॉक्टर शहरियार की गाड़ी किसी तरह भी स्टार्ट होने का नाम नहीं लेती थी। थक हार कर उसने इंस्टीट्यूट की गाड़ी के लिए फ़ोन किया। इस वक्त किसी वजह से इंस्टीट्यूट पहुंचना बहुत ज़रूरी था। वो अधेड़ उम्र का आदमी था, सेहत बहुत अच्छी थी। मामूली गुफ्तगू करते वक्त भी ऐसा लगता था जैसे मुकाबिल को फाड़ खाएगा।
इसकी मौजूदगी में दूसरे लोग ऊंची आवाज़ में उससे बात करने की ज़रूरत नहीं कर सकते थे। इस वक्त गाड़ी स्टार्ट ना होने पर ड्राइवर की शामत आ गई। जब तक इंस्टीट्यूट की गाड़ी नहीं आई, डॉक्टर शहरियार अपने ड्राइवर पर गरजता बरसता रहा। फिर इंस्टीट्यूट की गाड़ी देखकर बड़ा कोठा कार की बजाय वैन आई थी और अगली सीट पर ड्राइवर के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी बैठा हुआ था, जो उतरकर वैन के पिछले हिस्से में चला गया। मजबूरन डॉक्टर को ड्राइवर के बराबर बैठना पड़ा। थोड़ी देर बाद उसने चौका ड्राइवर से कहा, तुम किधर लिए जा रहे हो? लेकिन अभी ड्राइवर जवाब नहीं दे पाया था क्योंकि ठंडी सी चीज़ गर्दन से लगी और साथ ही वैन के पिछले हिस्से से सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, पिस्तौल भी आवाज़ है डॉक्टर साहब, चुपचाप बैठे रहें। क्या मतलब? नहीं, मुड़कर देखने की कोशिश भी ख़तरनाक साबित हो गई। गार्ड ने गर्दन पर पिस्तौल का दबाव बनाते हुए कहा, आखिर ये क्या बकवास है, चुपचाप बैठे रहें जनाब। ड्राइवर ने नम लहजे में कहा। ठीक उसी वक्त पीछे बैठे हुए गार्ड ने बाएं हाथ से एक तय हुआ रुमाल डॉक्टर शहरियार की नाक पर रखकर दबाव डाला। गर्दन पर पिस्तौल की नाल थी, इसलिए वो खामोश बैठा रहा। फिर दोबारा होश आने पर उसने ख़ुद को बिस्तर पर पाया। बुखलाकर उठ बैठा क्योंकि उसकी अपनी ख्वाबगाह नहीं थी। आराम से लेटे रहो। दफातन बाएं जानिब से आवाज़ आई। लहजा को मुल्की था। वो खातिर पढ़ने वाला कोई मर्द नहीं था। बड़ी खूबसूरत सफ़ेद फॉर्म औरत थी। मैं कहूँ अभी तक तो दोस्तों में हो। सवाल ये कि मुझे इस तरह क्यों लाया गया? तुम लोग मेरी पोजीशन से वाकिफ़ नहीं हो, हम जानते हैं, लेकिन हम जिस इसके लिए काम कर रहे हो किसी को भी खातिर में नहीं लाता। कौन है वो? डॉक्टर धारा। और उसी वक्त एक खौफनाक शक्ल वाला आदमी कमरे में दाखिल हुआ, जिसकी फूली नाक के नीचे घनी मूँछों के साहिबान ने पूरे थाने को ढाँप रखा था। मैं उसने डॉक्टर को घूरते हुए कहा, इस हरकत का मकसद? तुम अपना जहनी ताज़ुन खो बैठे, इसलिए इलाज के लिए तुम्हें लाया गया। ये क्या बकवास है? डॉक्टर शहरियार दहाड़ा। पागलों की तरह बातें मत करो। खौफनाक चेहरे वाले ने जवाब दिया, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ठीक है, वो सर हिलाकर बोला, जब चाहे मार देना। बेशक मेरी एक बात मान लो, शर्टअप अच्छी बात है, ज़बरदस्ती इलाज करना पड़ेगा। फिर ने आवाज़ बुलंद किसी शख्स को पुकारा। 2 आदमी दाखिल हुए और इन्होंने डॉक्टर शहरियार को बिस्तर पर बिछाड़ दिया। क्या हो रहा है? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? शहरियार चीखा जा रहा था। इतने में बदशक्ल आदमी ने अलमारी खोलकर एक पाउडर बायोडर्मिक सिरिंज निकाली, जिसमें बेरंग सलूशन भरा हुआ था। नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो? उसका क्या मतलब है? शहरियार बेबसी से चीखा, लेकिन फ़ौरन ही सिरिंज की सुई इसके बाजू में डूबती चली गई। आवाज़ हलक में घुटकर रह गई। आंखें फैल गई थी और मुंह खुले का खुला रह गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जबड़े के अजलात ढीले पड़ गए और पलकें झपकती गईं। अब वो गहरी नींद सो रहा था। वो सब कमरे से बाहर निकल गए। डॉक्टर शहरियार ने पता नहीं फिर कब आँख खोली। कुछ देर तक उसका चेहरा हर किस्म के तासुरात से आदी नज़र आया। फिर यकबैक खदो खाल में खिंचाव सा पैदा होने लगा और देखते ही देखते वो एक बेहद खौफजदा आदमी नज़र आने लगा। उठ बैठा, लेकिन इस तरह घुटनों में सर दे रखा था जैसे गिरदो पेच का जायज़ा लेने की हिम्मत ना हो। दफ़ातन खुलने की आवाज़ें और फिर आने पर नज़र पड़ते ही वो चौंक पड़ा। तुम इमरान हो ना? रहमान के बेटे। जी हाँ अंकल। अच्छा, मुझे यहाँ से ले चलो। पता नहीं वो क्या चाहते हैं। कहाँ ले चलो? आप मेरे घर में? तुम्हारे घर में? डॉक्टर खजा लहजे में बोला, हाँ बिल्कुल, मैंने आपको एक जगह सड़क के किनारे भेज पाया था। बैठ जाओ। वो लोग मुझे ज़बरदस्ती ले गए थे, डॉक्टर ने कहा, और फिर पागल के घर मेरा इलाज करने लगे थे। हैरत अंगेज़। इमरान ने हमखाना अंदाज में आँखों को गर्दिश दी, फिर उछल कर बोल रहे तो भूल गए आपके कोट के कॉलर से ये कार्ड पिन की आवाज़ देखी। इमरान ने एक छोटा सा कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया जिस पर पेरीफोन लिखा था। अरे ये क्यों? वायरस से इसका को उड़ता रही थी। पेरीफोन की हरकत थी कि इसका किया चल। वो तो किसी का नाम है, मेरा दोस्त है, हमने दोनों ने कई साल साथ गुजारे। इमरान ने तहफ़ीमी अंदाज में सर को चुम्बी, जिसकी हर चेहरे से गहरी तमानियत चिलक रही थी। गोया आपके साथ ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई। इसी पर तो मुझे हैरत हुई कि मेरे अलावा और कोई नहीं जानता कि वेरीफान यहाँ मौजूद है। मैंने तो उसे बुलवाया था, तब तो सख्त नामाकूल आदमी मालूम होता है। और क्यों बुलवाया था? भाई इसका एक काम था, वो जो तुम्हारे वाले साहब है ना, उनकी कब्ज़े में उसके खिलाफ़ कुछ ऐसे सबूत हैं जिसका कैरियर तबाह कर सकते हैं। मैंने उसे मतला कर दिया था। फिर जब वो यहाँ आया तो हमने एक स्कीम बनाई। वाकई हाँ, फिर वो वापस चला गया था। उसके बाद मैंने उसी की बनाई हुई स्कीम के तहत हुकूमत को मशवरा देकर एक कीमियादान फैक्स को यहाँ बुलवाया, प्रोफेसर मैक्स को। और ये वही प्रोफेसर मैक्स है तो नहीं है जिसे किसी जानवर ने मार डाला? हाँ, वही। पता नहीं किस जानवर ने मार डाला, क्यों मार डाला। आपने किस सिलसिले में उसे बुलवाने का मशवरा दिया था? एक ऐसी दवा की तैयारी जो मुजरमों से इतराफ़ जुर्म कराने के सिलसिले में मामून साबित हो। इतराफ़ जुर्म कराने के लिए तशद्दुद करना पड़ता है। हुकूमत चाहती है कि इस तरीके को तर्क कर दिया जाए। प्रोफेसर मैक्स ऐसी अद्वियात का मौजूद था। बहरहाल आपने उसे
पेरीफोन के मशवरे पर बुलाया था। हाँ, इसी ने मुझे मशवरा दिया था और कहा था कि प्रोफेसर मैक्स की तौसीत से वो अपना मकसद भी हासिल कर लेगा। नहीं सारे सबूत उसके खिलाफ तुम्हारे वालिद की तहवील में उसके कब्जे में आ जाएंगे। भला वो किस था, ये तो उससे नहीं बताया था। पेरीफोन के बारे में आप और क्या जानते हैं? बस इतना ही कि अपने मुल्क की इनकलाबी पार्टी का लीडर और वहाँ की डिक्टेटरशिप का खात्मा करना चाहता है। जब मैं मुकीम था तो मैंने भी इस पार्टी के लिए काम किया था। मुझे भी डिक्टेटरशिप से नफरत है, ख्वाह किसी मुल्क में कायम हो। पेरीफोन का मुकीम है, उसने नहीं बताया। इतना हैरत अंगेज़ आदमी आज तक मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। जानते हो, कभी वो एक अफ़गानी के भेस में मेरे पास आता है और किसी अफ़गानी की तरह बचता बोलता है। आपका चौकीदार भी तो अफ़गानी है। हाँ, दोनों में बड़ी अच्छी बनती है, लेकिन आखिर उसने मेरे साथ ऐसी हरकत क्यों की? इसे भूल जाइए, मैं देख लूँगा। आपके चौकीदार को उसने अपना क्या नाम बताया? दरवेश खान। ठीक है, अब आप उसके बारे में कुछ ना सोचिए, मैं सब कुछ मालूम कर दूँगा। मैं घर जाना चाहूँ, इस वक्त यहाँ रहे जब तक पेरीफोन से मालूम ना कर सको कितने हरकत की हुई है। अच्छा, तुम कहते हो तो मैं यहीं रहूँगा। एक बात और, मेरे वालिद साहब के पास उसके ख़िलाफ़ किस किस्म के सबूत हैं जो उसका कैरियर तबाह कर सकें? उनका कहना है कि हकीकतन ये डिक्टेटर का फिट्टू है, आवाम को धोखा देने के लिए इतने इनकलाबी लीडर होने का ढोंग रहा है। अच्छा, मैं समझ गया। इमरान साहब ने कर बोला, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, शुक्रिया। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसे पेरीफोन का प्रोफेसर की मौत के बारे में क्या हाल है? वो भी परेशान है, अभी तक पता नहीं चलता है कि प्रोफेसर की मौत में किसका हाथ था, और शायद हमारी पुलिस भी इस सिलसिले में नाकाम रही। अच्छा, आराम फरमाइए। डॉक्टर शरीयत की शख्सियत ही बदल कर रह गई थी और अब वो सो गए थे। ओके जी, तस्वीर की मौत का पार्ट 13। और आपको एक कहानी समझनी है तो शुरू के 12 पार्ट्स की वीडियो देखनी पड़ेगी। रहमान साहब ऑफिस तक महदूद होकर रह गए थे और घर की निगरानी एक्स्ट्रू के मातहत कर रहे थे। इमरान ने इसे मुनासिब नहीं समझा था कि रहमान साहब के घर की निगरानी के लिए अपने महकमे के गार्ड का इंतज़ाम करते या पुलिस की मदद तलब करते। दरअसल इस मामले में राजदारी से काम लिया जा रहा था। ये बात सिर्फ बाप बेटे के दरमियान रही थी कि पेरीफोन का निशाना हकीकतन रहमान साहब थे। इन्होंने इस सिलसिले में कोई बाकायदा कार्रवाई नहीं की थी। इमरान रोज़ा समी साहिल इलाके के हेड में मुकीम था। फुर्सत के औकात में दोनों किसी तरफ निकल खड़े होते। इस वक्त भी इमरान उसे कहीं ले जा रहा था। हम दोनों बिल्कुल जापानी होते जा रहे। रोज़ा बोली, लेकिन तुम नहीं सर, मैं तुम्हारी कौमियत अभी तक मेरी समझ में नहीं आई। गधे दुनिया के हर हिस्से में रहते हैं। इमरान ने ठंडी सांस लेकर कहा, तुम वाकई अजीब हो, कभी पागल होते हो, कभी बड़े होशमंद, और सबसे बड़ी बात यह कि मर्द बिल्कुल नहीं मालूम होते। अब तो मुझे गुस्सा दिला रही है। इमरान ने गुस्से लहजे में बोला, यकीन करो ऐसे लगता है कि किसी औरत के साथ दिन गुजार रही हूँ। अगर ऐसा ना होता तो मेरा बाप कभी मुझे तुम्हारे हवाले नहीं करता। अच्छे बेवकूफ़ की बातें ना करो, बहन ना गई। बहुत अच्छा। वो कुछ देर सादतमंदाना खामोश बैठी रही, फिर बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? अब हमें ख़ानदान के साथ मेहमान की तरह रहेंगे। क्या मतलब? अब हम डॉक्टर शरीयर के मेहमान हैं? क्या भला इसने हमें वैसे मेहमान कबूल कर लिया? इसकी क्या ज़रूरत है? वहाँ औरतें भी हैं, तुमसे इंग्लिश में गुफ्तगू कर सकेंगी। देखो, तुम्हें फिर आगाही कर रही हूँ कि मुझे जापानी नहीं आती। मुझे कब आती है? मेरा नाम डॉक्टर संगार है और तुम मिसेस संगार। बकवास मत करो, तुम सूरत से मर्द ही नहीं लगते। शौहर क्या मालूम हो गए? दुनिया में बेहतर शौहर ऐसे भी होते हैं। सवाल ये है कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इस स्कीम का एक हिस्सा है जिसके तहत हम पेरीफोन पर हाथ डाल सकेंगे। यकीन करो, मुझे इसकी परवाह नहीं है अपने मुल्क वापस जा सकूँगी या नहीं, लेकिन मैं इस दोस्त की गिरबान पर ज़रूर हाथ डालूँगा जिसने एक दोस्त को ज़ाती मुहाद पर कुर्बान कर दिया। पेरीफोन कितना बड़ा फ्रॉड है, ये बात मैं तुम्हारे हमवतनों को बताऊँगा। मुझे किसी चीज़ से दिलचस्पी नहीं रही, रोज़ा ने लापरवाही से कहा। बाप के मरने के बाद अब मेरे दुनिया में कोई नहीं है। अच्छा, तो फिर तुम क्या चाहती हो? कुछ भी नहीं, लेकिन मैं तो इस आदमी को नहीं छोड़ सकता। इमरान ने कहा, जिसने मेरे मुल्क में 4 ज़िंदगियाँ ख़त्म की हैं। 4 कौन? क्या 2 और भी मारे गए हैं? वो कौन था? मुकामी आदमी जो पेरीफोन के लिए काम करते थे। पता नहीं आदमी कब खुद को पहचान सकेगा, इसलिए कोशिश नहीं करता कि ख़ुद को पहचान लेने के बाद उल्लू होकर रह जाऊँ। वो किस तरह आदमी में रखा ही क्या है जिसे पहचान कर वो किसी फ़ायदे में रहेगा? उसे तो बस सोने और जवाहरात की खानों की तलाश में रहना चाहिए। खैर, ख़त्म करो। मैं किसी धोखे में धोखा नहीं दे सकती। इस मेकअप में किसी की मेहमान भी नहीं बन सकती। तो फिर मैं तुम्हें तल कर खा जाऊँ? मुझे पुलिस के हवाले कर दो। क्यों? मैं पेरीफोन की शरीकी जुर्म थी, मैंने जुर्म का इतराफ़ भी कर लिया। फिर मुझ पर यह नायत कि तुम मज़लूम हो, इसलिए दीना दानिस्ता जुर्म में शरीक नहीं हुई थी। क्यों नहीं? मैं दीना दानिस्ता जुर्म में शरीक थी। तुम्हारे बाप पर भी काबू पाकर इन्हें पेरीफोन की भर ले जाती। तुम्हें बावर कराया गया था कि तुम्हारे बाप के कत्ल में मेरे बाप के कत्ल का हाथ है, और इसी का इतराफ़ करने के लिए पेरीफोन इन पर काबू पाना चाहता था। इमरान ने कहा, कुछ भी हो। रोज़ा ने कहा, मैं शरीक जुर्म थी, मैंने और मेरे बाप ने तुम्हें माफ़ किया। अब कहाँ? इमरान ने कहा, तुम अजीब लोग हो, मेरी समझ से बाहर। खैर, होगा कुछ। मैं किसी की मेहमान नहीं बनना चाहती, या तो इसी हट में तुम्हारे साथ रहूँगी
या फिर मुझे जेल भिजवा दो। अच्छी बात है, हम डॉक्टर शहरियार के मेहमान नहीं बनेंगे, लेकिन हमें इनके घर तक बहरहाल चलना चाहिए। रोज़ा इस बार कुछ ना बोली। इमरान किसी गहरी सोच में डूब गया। एक पब्लिक टेलीफोन के करीब इतने गाड़ी रोके, नीचे उतरकर बूथ के अंदर चला गया। रोज़ा मुतफ़क्किराना अंदाज में बूथ की तरफ देखती रही। इमरान कुछ देर बाद वापस आकर गाड़ी में बैठता बोला, फ़िलहाल मैं तन्हाई चाहता हूँ। क्या मतलब? 120 लड़की तुम्हें किसी महफूज मुकाम पर ले जाएगी और मैं जल्दी तुमसे मिलूँगा। अच्छी बात है। वो थोड़ी साल लेकर पहुँची, लेकिन मुझे किसी किस्म की गुफ्तगू तो नहीं करेगी? कतई नहीं, बेफिक्र रहो। इमरान ने कहा और गाड़ी हरकत में आ गई। कुछ देर बाद पब्लिक गार्डन के करीब इतने फिर गाड़ी रोकी। रोज़ा खामोशी से गिरदोपेश का जायज़ा लेती रही। फिर 2-3 मिनट बाद इसकी के करीब एक गाड़ी रुकी जिसे जूलियन ऑफ इंटर ड्राइव कर रही थी। चलो इस गाड़ी में बैठ जाए। इमरान ने नीचे उतरकर दरवाज़ा खोलते हुए कहा। रोज़ा ने मशीनी अंदाज में इसकी हिदायत पर अमल किया। जूलियन ने इमरान को घूरते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी। इमरान फिर गाड़ी में आ बैठा। अब इसका रुख आलमगीर रोड की तरफ था। चौराहे पर मुड़ते उसने डैशबोर्ड के एक खाने से रेडीमेड मेकअप निकाला और उसे नाक पर फिट करते हुए उखनुमा आईने पर नज़र डाली। जापानी बनावट वाली स्पॉट आँखों के नीचे ये मेकअप कुछ का कुछ हो गया था। मंगोल नस्ल की किसी चरवाई की सी शक्ल नज़र आती थी। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से मुसाफिर तय करती रही। कुछ देर बाद वो डॉक्टर शहरियार की कोठी के सामने जा रुकी। फाटक पर एक आदमी मौजूद था। उसने इमरान को गौर से देखा। इमरान ने महसूस किया डॉक्टर शहरियार का चौकीदार नहीं है। चौकीदार कौन है? आप कहाँ हैं? इमरान ने पूछा। आप कौन हैं? पश्तो में उससे सवाल किया गया। ज़री ख़ान हैदरगुल का है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसके पास ले चलो, बहुत ज़रूरी काम है अपनी कोठरी में। इमरान अपनी गाड़ी से उतरता हुआ बोला। चलो। इमारत के पार के सिरे पर सर्वेंट क्वार्टर वाक़ थे। उन्हीं में से एक में डॉक्टर का चौकीदार हैदरगुल पड़ा बुखार में तप रहा था। हैदरगुल, मुझे डॉक्टर साहब ने भेजा है। कहाँ है डॉक्टर साहब? हैदरगुल ने लेटे रहो, परेशानी की कोई बात नहीं, वो कल से एक ज़रूरी काम में मशगूल है, इन्होंने दरवेश खान को बुलाया है। ये दरवेश खान? हैदरगुल ने उस आदमी की तरफ हाथ उठाकर कहा जो इमरान को यहाँ तक लाया था। इमरान को घूरता हुआ बोला। डॉक्टर साहब कहाँ? इमरान ने उसे बाहर चलने का इशारा किया। उसके साथ चला, लेकिन उसकी आंखों से बेतमीनानी झलक रही थी। अपनी मसावाती कोठी में इमरान ने दरवेश खान से कहा, मेरा हाल है बहुत ज़्यादा परेशान है, इन्होंने तो हमें बुलाया। ऐसी क्या परेशानी है कि 2 दिन से घर वालों को भी परेशान कर रखा है? दरवेश खान ने भराई आदमी का, भाई मैं नहीं जानता, और वो कुछ खौफजदा भी दिखाई देते हैं। आप कौन है? मैं इनका करीबी दोस्त हूं। गाड़ी के करीब पहुंचकर इमरान ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। ओके जी, बहुत अच्छा नॉवल है ये, तस्वीर की मौत। अब इसका पार्ट 14 पढ़ते हैं। रहमान साहब ने अच्छी तरह इत्मीनान कर लिया था कि फ़ोन कॉल इमरान ही की थी। इसके बाद इन्हें इसके मशवरे पर एक अमल करना था। इमरान ने से इतना ही कहा था कि अपने दफ्तर से एक बंद गाड़ी में कहीं ले जाए जाएंगे। रहमान साहब पहले उकताहट का शिकार थे और इस सूरताल से छुटकारा चाहते थे, इसलिए फ़ौरन दफ्तर से निकलकर इस गाड़ी में बैठ गए। सफ़र आधे घंटे तक जारी रहा। रहमान साहब मुसल्लह थे। गाड़ी से उतरे तो वहाँ दाया बगली हाथ होस्टर पे था। ड्राइवर इन्हें एक इमारत की तरफ ले जा रहा था जिसके चारों तरफ दूर दूर तक खेत और बागात फैले हुए थे। रहमान साहब कतई अंदाज़ा न लगा सके कि उस वक्त कहाँ थे। बेटी की आफ्ताब तबा से बखूबी वाकिफ़ थे, इसलिए किसी हिचकिचाहट के बगैर इमारत में दाखिल हो गए। ड्राइवर इन्हें एक कमरे में पहुँचा वापस चला गया। वो खामोशी से बैठ गए। कमरे में इनके अलावा और कोई नहीं था। दफतन बाएं जानिब से एक दरवाजे का पर्दा हटा और डॉक्टर शहरियार कमरे में दाखिल हुआ। तुम बैठ जाओ मेरे दोस्त। डॉक्टर शहरियार की आवाज़ काँप रही थी। रहमान साहब इसमें कोई तब्दीली महसूस कर रहे थे। इन्हें बैठने को कहता, वो खुद भी बैठ गया। रहमान साहब मुतैयर थे। इन्हें कतई नहीं था कि इमरान के ध्यान में क्या है, यहाँ शहरियार की मौजूदगी का क्या मकसद है। और शहरियार जब इस तरह गुमसुम बैठा था जैसे अपने अलावा किसी और की मौजूदगी का एहसास ना हो। रहमान साहब इसे मुखातिब करने वाले थे कि एक जापानी लड़की कमरे में दाखिल हुई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो डॉक्टर? उसने तहमाना लहजे में कहा। मैं बैठा हूँ, अपने कमरे में जाओ। बहुत अच्छा। डॉक्टर कहता हुआ उठा और उसी दरवाजे निकल गया जिससे लड़की दाखिल हुई थी। रहमान साहब का हाथ बगल के नीचे रिवॉल्वर के दस्ते पर पहुँच गया। तुम कौन हो? इन्होंने लड़की को मुताखिब किया। मैं रोज़ा मैक्सन जनाब। वो इनके करीब पहुँच कर आहिस्ता से बोली। इमरान का है मालूम नहीं। डॉक्टर के सिलसिले में तशवीश की कोई बात नहीं, इस पर आपके बेटे ने वो नुस्खा आजमाया जिसे मेरे ज़रिए आप पर आजमाया जाना था। ओह, आइए मेरे साथ। ठहरो, तुम्हारे पास कैसे होते कि तुम रोज़ा मैक्सन? मैं मेकम्बे हूँ जनाब, आपके बेटे। ठीक है चलो, रहमान साहब ने कहा। इन्होंने रोज़ा की आवाज़ पहले ही पहचान ली थी, लेकिन मज़ीद इत्मीनान करना चाहते थे। वो इन्हें दूसरे कमरे में ले आई और एक खिड़की करीब आने का इशारा किया जिससे पर्दा पड़ा हुआ था। पर्दा थोड़ा सा खिसकाया और रहमान साहब मुतैयर रह गए। दूसरे कमरे में इनका एक हमशक्ल सोफे पर बंधा था। ज़रा बराबर भी तो फ़र्क नहीं था।
रहमान साहब को ऐसा महसूस हुआ जैसे अपनी तस्वीर देख रहे हो। वो दरवाजे की तरफ मोड़े ही थे कि उसने अपने होठों पर उंगली रखकर खामोश रहने का इशारा किया। रहमान साहब अपने हमशक्ल को फिर देखने लगे। दफतन इसी कमरे का पर्दा हटा और डॉक्टर शहरियार एक पठान के साथ अंदर दाखिल हुआ, जो अपने रिवायती लिबास में कोई बड़ा जागीरदार मालूम होता था। अरे पठान रहमान साहब के हमशक्ल पर नज़र पड़ते बोझ रह गया। फिर डॉक्टर शहरियार से बगलगीर होते हुए बोला, ये काम किया तुमने डॉक्टर, $1,00,000 वाला, और ये $1,00,000 स्विट्ज़रलैंड में अपने लिए महफूज समझो। पठान बड़ी रवानी से अंग्रेज़ी बोल रहा था, किसी अहले ज़ुबान की तरह। रहमान साहब की पेशानी पर सिलवटें उभर आईं। दूसरे कमरे में इनका हमशक्ल बेहोश हरकत पड़ा था। मगर ये क्यों कर मुमकिन हुआ? काफ़ी में ख्वाब आवर दावा देकर बांध लिया। डॉक्टर भर्राई आवाज़ में बोला। वो पठान की तरफ नहीं देख रहा था। पठान आहिस्ता चलता वो उस सोफ़े के करीब पहुंचा जिस पर रहमान साहब का हमशक्ल बंधा पड़ा था। मिस्टर रहमान, वो तन कर बोला, इस वक्त बैरीफोन तुमसे मुखातिब है। हमशक्ल खौफज़दा अंदाज में पलके झपकाता रहा। क्या नाम तुम्हारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता? बैरीफोन सर लहजे में बोला। ये हमशक्ल पहले की तरह दम बखुद था। सुनो, मैंने तुम्हें मोहलत दी थी, वरना तुम्हारे घर का एक एक फ़र्द मेरी दरिंदगी का शिकार हो जाता। हो सकता है तुम्हारे चलाक बेटे ने किसी तरह इस कुत्ते पर काबू पा लिया हो, लेकिन याद रखो, मैं जिस कुत्ते के भी चाहूँ 12 घंटे में दरिंदा बना सकता हूँ। वो खामोश हो गया। अब रहमान साहब ने अपने हमशक्ल की भर्राई भी आवाज़ सुनी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो कागजात जो तुमने 3 साल पहले पुर्तगाली ब्लैकमेलर सलवार से हासिल किए थे। नहीं तो फिर तुम्हें मेरे मुताल्लिक़ वो कैसे बातें मालूम हुई जिनका जिक्र तुमने डॉक्टर शहरियार से किया था? हमशक्ल ने फिर चुप साध दी। अच्छी बात है, मैं देखूंगा तुम कब तक अपनी ज़ुबान रखते हो। शायद तुम प्रोफेसर मैक्सन और फर्स्ट सेक्रेटरी का अंजाम भूल गए। इन बेचारों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हमशक्ल ने भरा आदमी कहा। इन्हें भी मुझ पर शोभा हो गया था और मैं किसी ऐसे आदमी को ज़िंदा देखना पसंद नहीं करता जो मेरी तह तक पहुँचने की कोशिश करे। रहमान साहब रोज़ा की तरफ मुड़े, लेकिन वो मां नहीं थी। इन्होंने तवील सांस ली और बगली होस्टर से रिवॉल्वर निकाल लिया। दूसरी तरफ से बैरीफोन कह रहा था, मुझे कागजात मिलने चाहिए मिस्टर रहमान, वरना हर रोज़ तुम्हारे घर का एक एक फ़र्द दरिंदगी का शिकार होता रहेगा। और रोज़ा मैं इसका है, मैं यहाँ हूँ। कुत्ते दूसरे कमरे के किसी कोशिश से रोज़ा की आवाज़ आई और बैरीफोन उछल पड़ा। रोज़ा आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके सामने आए। वो अपनी असली शक्ल में थी और इशारिया 2.5 का पिस्टल उसके हाथ में था। क्या मतलब? बैरीफोन ताई और क्या मैं बोला, तुमने मेरे बाप को मारा जिसने हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया था। अरे वो तो बैरीफोन हंस पड़ा। हंसता रहा, फिर बोला, मैं शख्स को मरगूब करने की कोशिश कर रहा था। इसने रहमान साहब के हमशक्ल की तरफ इशारा किया। तुम झूठा अपना बोलने, तुमने मेरे बाप के साथ ऐसी हरकत करने की ज़रूरत नहीं कर सकते थे। यहाँ तुम एक तीर से 2 शिकार करना चाहते थे। मेरे बाप की मौत की जिम्मेदारी यहाँ की हुकूमत के सर जाती हो तो मेरे ज़रिए सर रहमान पर ब्रेन फिक्सर आजमा कर इनसे कागजात हासिल कर लेते। मैं भी करूँगा कुतिया की बच्ची। यकबैक फेरी बैरीफोन भड़क उठा। दफतन रहमान साहब ने खिड़की का पर्दा हटा कर कहा, तुम अपनी जगह से चुम्बिश भी नहीं करोगे, मेरा निशाने किसी हाल में ख़ता नहीं होता। बैरीफोन को उखलाकर हाथ की तरफ मुड़ा। उसके हलक से बेसाख्ता किस्म की चीख निकली। कभी रहमान साहब की तरफ दिखता और कभी उनके हमशक्ल की तरफ। रोज़ा ज़ोरदार कहकर आया, तुम्हारा ब्रेन फिक्सर ज़ाया नहीं हुआ। क्या मतलब? डॉक्टर शहरियार इसी के ज़ेर असर हमारे मशवरों पर अमल कर रहे। कमरे में इमरान की आवाज़ गूंजी। सामने वाले दरवाजे में खड़ा इमरान अंदाज में ऐसे कह रहा था, ये सब क्या है? तुम लोग मेरे ख़िलाफ़ कुछ भी साबित ना कर सकोगे। बैरीफोन ने समाधान लेते हुए कहा, तुम्हारी सारी बकवास रिकॉर्ड हो चुकी है, उसकी वीडियो भी बन चुकी है और तुम यहाँ गैर कानूनी तौर पर दाखिल हो। अब ये खेल ख़त्म करो। रहमान साहब गिरते इसके हाथ में हथकड़ियाँ डाल दो, तुम लोग पछताओगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी। सन्नाटे में एक नई आवाज़ उभरी और इमरान के हुक्म से खैर मुल्की सफ़ीर नमूदार हुआ। सफ़ीर के हाथ में हथकड़ियों का जोड़ा था। अच्छी बात है। बैरीफोन पुरसकुल लहजे में बोला, आओ और मुझे हथकड़ियाँ पहना दो। नहीं, रोज़ा बोल पड़ी, कोई उसके करीब ना जाए वरना ज़िंदा नहीं बचेगा। बैरीफोन ने कहकर लाया और रोज़ा कहती रही, इसे गोली मार देने मुनासिब होगा। नहीं, रहमान साहब बोले, इसे गिरफ़्तार कर लो। ठीक कह रही है बैरीफोन, मुझे हाथ लगाने वाला ज़िंदा नहीं बचेगा। इमरान इसी दौरान में किसी तरह खिसक गया था। मैं तुम्हारे हाथ हथकड़ियाँ लगाऊंगा। सफ़ी ने सख्त लहजे में कहा, तुम मुझे भी धमकियाँ देते जा रहे हो। ठहर जाओ, रोज़ा इसके ने बोला, तुम इसके करीब पहुँचते ही ज़रूरी सुई का शिकार हो जाओगे। लड़की मैं तुझसे समझ लूँगा। बैरीफोन दांत पीस कर बोला। ठीक इसी वक्त किसी तरफ से एक रस्सी बैरीफोन पर गिरी। वो लड़खड़ा और फिर छत की तरफ उठता चला गया। इसकी कमर रस्सी के फंदे में जकड़ी हुई थी। बिलाखिर रोशनदान के करीब पहुँचकर वो फ़ज़ा में झूलने लगा। रोशनदान से गुजरकर दूसरी तरफ जाने वाली रस्सी शायद किसी तरह बांधी गई थी। फंदे की गिरोह ऐसी जगह थी कि बैरीफोन उसे हाथ लगाने से कासिर था और लग फाड़ कर दहाड़ता रहा। इसी शाम रहमान साहब घर पर इमरान के मुंतज़िर थे। रोज़ा उन्हीं के साथ थी।
आप अपने बेटे को कुछ देने के लिए किसी दिमागी अस्पताल में दाखिल करा दीजिए। रोज़ा ने रहमान साहब से कहा। क्यों? रहमान साहब का लहजा बेहद खुश था। क्या आप उसे सही दिमाग समझते हैं? सवाल ये कि आखिर इस ड्रामे की क्या ज़रूरत थी? जिस वक्त उसने बैरी खान पर काबू पाया था उसी वक्त हथकड़ियाँ डाल दी होती। वो बिल्कुल सही उल दिमाग है, अच्छी लड़की। रहमान साहब ऐसा से बोले। इसने खड़ा इसलिए फैलाया था कि तुम मुतमईन हो जाओ और सफ़ीर भी सही हालात से वाकिफ़ हो जाए, वरना क्या तुम ये समझती हो कि बैरी खान गिरफ़्तार होने के बाद इन सब बातों का इतराफ़ करता? रोज़ा किसी सोच में पड़ गई, फिर सर हिलाकर बोली, आप ठीक कहते हैं। इसने मुझे बावर कराने की कोशिश की थी कि मेरा बाप डेविड बकनर और यहाँ की हुकूमत के माबैन साजिश का शिकार हुआ है। इस तरह इनकलाबी पार्टी के सारे अरकान एक एक करके ख़त्म कर दिए जाएंगे। अगर वो सब हमारे मुल्क में मारे गए तो हम डेविड बकनर के ख़िलाफ़ उठ खड़े होंगे। बहरहाल अब तो मुतमईन हो गई। जी हाँ, आप और आपके बेटे का बहुत शुक्रिया। अगर वो पागल नहीं है तो बहुत अजीम इंसान है। क्या मतलब? वो किसी की बेबसी से फ़ायदा नहीं उठाता। मैं उसे हमेशा याद रखूँगी। रहमान साहब की आंखों में अजीब सी चमक लहराई, जिसे एहसास फ़ख्र के इज़हार के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। थोड़ी देर खामोशी रही, फिर रोज़ा ने कहा, क्या ये मुमकिन नहीं है कि मुझे यहाँ की शहरियत मिल जाए? अब मैं वापस नहीं जाना चाहती। एक बार तो तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, इसके बाद कोशिश की जाएगी कि तुम्हें यहाँ हकूक़ शहरियत मिल जाए। रोज़ा फिर किसी सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद सर उठाकर बोली, समझ में नहीं आता कि आखिर आपके मुल्क का आदमी बैरी खान के चक्कर में क्यों पड़ गया था। डॉक्टर शहरियार, रहमान साहब तवील सन देकर बोले, बहुत दिनों तुम्हारे मुल्क में रह चुका है। इस जाने में बिल्कुल मुफलिस था। मेहनत मजदूरी करके तालीम हासिल करता रहा था। उस वक्त उसे सारी दुनिया के इनकलाबियों से हमदर्दी थी, लेकिन मैं जब खुद साहिब हैसियत हो गया तो फिर बैरी खान उसे सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से याद रह गया था और मज़ीद हेवस ने उस राह पर डाल दिया। अगर बैरी खान मुझ पर काबू पा लेता तो $1,00,000 उसके थे। ब्लैकमेलर सिल्वारा का क्या किस्सा था? सिल्वारा भी जासूस था और ब्लैकमेलर भी था। हो सकता है कि मेरे हाथों अपनी गिरफ़्तारी से पहले वो बैरी खान को ब्लैकमेल करके इससे बड़ी रकमात वसूल करता रहा। बहरहाल बैरी खान से मुतालिक कागजात उसी के कब्ज़े से बरामद हुए थे। दफ़तन बाहर से आवाज़ आई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रहमान साहब का खुशगवार मूड बदल गया था। ऐसा लगता था जैसे कि इमरान की आन ने मशीनी तौर पर उन्हें इस तख़य्युर से दो चार कर दिया था। आज वो हो रहा है। इमरान कमरे में दाखिल हुआ और सर झुकाकर बैठ गया। बैठ जाओ। जी बहुत अच्छा, उसने बुलखलाए अंदाज में कहा। अब तुम लड़कियों में जाओ। रहमान साहब ने रोज़ा से कहा और वो इमरान को घूरती हुई कमरे से निकल गई। मेरा हमशक्ल कौन था? रहमान साहब ने खुश लहजे में बोला, एक आदमी जो उस वक्त तक इस वाक़े को भूल चुका होगा। इमरान ने वसवसी सूरत बनाकर कहा, वैसे सभी ने इतराफ़ कर लिया कि बैरी खान उसे धमकियाँ देता रहा है। वही चाहता था कि आप किसी तरह सफारत खाने की इमारत तक पहुँचे और वो आप पर ब्रेन फिक्सर आजमाए। और जनाब आला रोज़ा ने हमें ख़तरे से आगे किया और हमें से कोई भी इसके करीब पहुँचने की कोशिश करता हो तो सीधा अदम आबाद में ही जाता। क्यों? शलवार कमीज़ के नीचे उसने पावर हाउस पहन रखा था। क्यों बकवास करे? एक छोटी सी प्रेशर मशीन, इसमें जहरीली सुइयाँ भरी हुई थी। इस पावर हाउस में मुख्तलिफ जगहों पे बटन थे, जिनमें से किसी एक पर भी हल्का सा दबाव होने पर सुइयाँ निकलती और आसपास के लोगों को सुला देती। तो तुमने उसे सर सुल्तान के हवाले कर दिया? जी हाँ, मजबूरी थी। इन्हीं के महकमे का केस था। इमरान ने कहा और चोर नज़रों से रहमान साहब की तरफ देखने लगा। रहमान साहब खिड़की के बाहर देख रहे थे और ये नावल ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह कोई और अच्छा नावल आपको पेश करेंगे।